झाओ परिवार का गांव। दोपहर का समय था जब किंतियान अपने आदमियों के साथ झाओ परिवार के गांव पहुंचा। इस समय हर घर की छतों से धुआं उठ रहा था क्योंकि दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। झाओ परिवार के घर पहुंचकर किंतियान ने हाथ हिलाया और उसके पीछे के आदमी तुरंत फैल गए और पूरे झाओ परिवार के घर को घेर लिया। लू हुई आगे बढ़ा और आंगन का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। शोर सुनकर अंदर मौजूद लोग जल्दी से घर से बाहर भागे ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। किसी को दरवाजा लात मारते देख सबसे आगे खड़ा एक 30-40 साल का आदमी गुस्से से बोला, तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? किंतियान जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी जमीन पर झुककर चीखा, उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। किंतियान और लू हुई घर के पीछे की ओर चल रहे थे, तभी कमरे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। वाह टिल्ड! इस जानी पहचानी चीख ने किंतियान की आंखें तुरंत लाल कर दीं। यह उसकी बेटी का रोना था। ये छोटी के रान का रोना था। रो रो रो, तुम किस लिए रो रही हो? अगर तुम फिर रोई तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। बच्चे के जोर से रोने के साथ एक महिला की दांतती हुई आवाज़ भी सुनाई दी। किंतियान के हाव भाव अचानक बदल गए, वह कमरे में भागा। लू हुई उसके पीछे पीछे गया। तुम क्या करना चाहते हो? जमीन पर पड़ा आदमी अभी भी उठकर किंतियान और लू हुई को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बाहर से दौड़े आए लोगों ने उसे जमीन पर दबा दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मदद करो, डाकू हमारे घर में घुस आए हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति रसोई से बाहर भागा और आंगन में इतने सारे अजनबियों को और अपने बेटे को पकड़े हुए देखकर वे तुरंत घबरा गए और चिल्लाने लगे। इस समय किंतियान पहले ही जल्दी से उस कमरे में घुस चुका था जहां से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। बिस्तर पर महिला को शिशु के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करते और यहां तक कि उसके छोटे चेहरे पर चुटकी काटते हुए देखकर किंतियान तुरंत क्रोधित हो गया। यह उसकी बेटी थी, उसका और तियान का अनमोल खजाना, उनकी आंख का तारा। फिर भी इस समय उसे इस महिला द्वारा धमकाया जा रहा था। किंतियान आगे बढ़ा, महिला को बिस्तर के किनारे से खींचकर उसने अपना पैर उठाया और उसे सौर जाल में लात मारी। किसी को घुसते देख महिला के गले में गाली के शब्द अभी भी थे जब किंतियान की लात अंतहीन क्रोध से भरी हुई ने तुरंत उसे बेहोश कर दिया। अंतहीन रोती हुई बच्ची को देखकर किंतियान का दिल दुख गया जैसे कि चाकू से छेदा गया हो और वह जल्दी से उसे धीरे से उठाने के लिए नीचे झुका। रोने से लाल पड़े उस नन्हे से चेहरे को देखकर उसे वापस पाने के एहसास से किंतियान की आंखों में आंसू भर आए। यह उसकी बेटी थी, यह उसकी और तियान की बेटी किनकेरन थी। नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाए और उसे धीरे से पुचकारते हुए कहा, रान, रो मत, डर मत, पापा यहाँ हैं, पापा यहाँ हैं। नन्ही केरन को मानो सुकून भरा माहौल महसूस हुआ और उसने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। वह किंतियान की बाहों में दुखी होकर मुंह बना रही थी। किंतियान ने चुटकी काटने से उसका लाल हुआ चेहरा देखा और जमीन पर पड़ी औरत को देखते ही उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। कमरे के अंदर की गंध बहुत ही अप्रिय थी। उसने भौहें चढ़ाईं और केरन को गोद में लेकर बाहर चला गया। उसे बाहर निकालो, उसने लू हुई को निर्देश दिया। हाँ, लू हुई ने हाथ बढ़ाकर उस औरत का कॉलर पीछे से पकड़ा और उसे मरी हुई मछली की तरह कमरे से बाहर आंगन में घसीटते हुए ले गया। इस समय आंगन में बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वह आदमी सभी जमीन पर दबे हुए थे, उनके मुंह चिथड़ों से भरे हुए थे। किंतियान अपनी बेटी के साथ वहां आया और उनसे कुछ कदम दूर रुक गया। उसने उन लोगों को, जिनकी आंखें दहशत से भरी थीं, ठंडी निगाहों से देखा और लू हुई को निर्देश दिया, इस औरत को जगाओ। लू हुई ने जवाब दिया, रसोई में गई और एक बाल्टी पानी लाकर उस औरत के शरीर पर डाल दिया। हालांकि गर्मी का मौसम था, औरत ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और ठंडे पानी का झटका महसूस करते हुए वह तुरंत चीख पड़ी और जाग गई। उसने अपने कांपते शरीर को गले लगा लिया। जब उसने आंगन का दृश्य साफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बताओ, तुमने मेरी बेटी को क्यों बदल दिया? किंतियान की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक थी। औरत की आंखें डर से भर आईं और उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? क्या बकवास कर रहे हो? और तुम जल्दी से मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। तियान के होंठ व्यंग्यात्मक मोड़ में मुड़ गए। उसने तीखी नजरों से औरत को देखा, तुम मुझे नहीं बताओगी, है ना? ठीक है, वो छोटी बच्ची जो तुमने मेरे पास भेजी थी, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं खुद उसका गला घोंट दूंगा। जब औरत ने उसकी बातें सुनी तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और वह तुरंत घबरा गई। नहीं, प्लीज, उस बच्ची को चोट मत पहुंचाओ। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, रेंगते हुए किंतियान की ओर बढ़ी, लगातार उससे विनती करती रही। तुमने मेरी बेटी क्यों बदल दी? किंतियान ने फिर पूछा। वह औरत किंतियान के पास घुटनों के बल बैठ गई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह रो रही थी, मेरी नंद काउंटी अस्पताल में नज़ है।
उसने कहा था कि तुम्हारा परिवार संपन्न है और अगर मेरी बेटी तुम्हारे परिवार में शामिल हो जाए तो वह हमारे गरीब परिवार के उलट खाने पीने की चिंता से मुक्त जीवन जिएगी। तुम्हारी नंद, क्या उस औरत का नाम झाओ युआन है? किंतियान की आंखें तीखी थीं और उसका स्वर गुस्से से भरा था। हाँ, वही है। ये सब उसका गलत विचार था। उसने कहा था कि सभी नवजात शिशु एक जैसे दिखते हैं और तुम निश्चित रूप से अंतर नहीं बता पाओगे। औरत हकलाते हुए सच बोल गई। उसका चेहरा डर से भर गया और उसने जल्दी से किंतियान के आगे झुककर कहा, ये सब हमारी गलती है, हमें लालची नहीं होना चाहिए था, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो, प्लीज़, मैं तुमसे विनती करती हूँ। जिन लोगों के मुंह ठूंसे हुए थे और ज़मीन पर दबे हुए थे वे भी चीख चीख कर रोने लगे, लगातार झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। जब किंतियान को पूरी बात समझ में आई तो उसका दिल गुस्से से भर गया। इस परिवार ने वाकई कोई बड़ी साजिश रची थी। अपने बच्चे की अदला बदली जैसी बात सोचना। धिक्कार है इन पर, इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या इन्होंने वज्र देवता और बिजली माता का साहस उधार लिया है? इस पल उसका दिल बेतहाशा डर से भर गया। अगर वह लापरवाह होता, अगर उसने ध्यान न दिया होता, तो क्या उसे जिंदगी भर किसी और के बच्चे को पालना पड़ता? और उसकी अपनी बेटी, क्या उसे ऐसे गरीब घुटन भरे परिवार में रहना पड़ता? क्या उसके पास खाने को नसीब नहीं होता, पहनने को गर्म कपड़े नहीं होते? क्या उसे छोटी उम्र से ही तंग किया जाता और पीटा जाता? याद करते हुए जब उसने कमरे में दाखिल होकर उस औरत को किरान के कोमल गाल पर चुटकी काटते देखा तो किंतियान के माथे की नसें फड़क उठीं और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने लू हुई से चिल्लाकर कहा, इसका दाहिना हाथ काट दो। अभी अभी उसी हाथ ने उसकी बेटी के चेहरे पर चुटकी काटी थी। लू हुई ने यह सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पिंडली से एक छोटा चाकू निकाला और कदम दर कदम उस औरत की ओर बढ़ा। नहीं, 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 आहा हा हा। औरत की घबराए आंखों में लू हुई का हाथ हिला, चाकू गिर गया और औरत की कलाई खून की धार के साथ जमीन पर गिर पड़ी। औरत को इतना दर्द हुआ कि उसने तुरंत आंखें घुमाईं और बेहोश हो गई। उसकी कटी हुई कलाई से बहता ताज़ा खून देखकर लू हुई ने एक फटा हुआ कपड़ा लिया और उसे उसके चारों ओर लपेट दिया। उसे उस औरत से कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि यह कि अगर वह मर गई तो किंतियान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। औरत बेहोश हो गई थी और बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वह आदमी डर गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके शरीर कांप रहे थे। किंतियान ने उनकी तरफ देखा और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें रुकने वाली हैं। इन्हें ले जाओ, किंतियान ने आदेश दिया और फिर छोटी के रान को गोद में लिए हुए आंगन से बाहर चला गया। उसकी बेटी लगभग 2 घंटे से लापता थी, कौन जाने उस दौरान क्या हुआ होगा। वह उसे अस्पताल ले जाकर उसकी सेहत की पूरी जांच करवाना चाहता था। जहां तक इन लोगों की बात है तो वह उन्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ेगा। काउंटी अस्पताल। झाओ युआन से पूछताछ के बाद सभी को पूरी कहानी पता चली। किंतियान और डू तियानतियान पहले भी प्रसव पूर्व जांच के लिए अक्सर काउंटी अस्पताल आते रहे थे और झाओ युआन ने उन्हें कई बार आलीशान कार से उतरते देखा था। उस समय वह बस ईर्ष्या कर रही थी और उसके मन में कोई बुरी नीयत नहीं थी। लेकिन इस बार जब डू तियानतियान बच्चे को जन्म दे रही थी, प्रसव कक्ष में सहायक नर्सों में से एक के रूप में झाओ युआन ने नवजात केरान को देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने देखा कि केरान उसकी भतीजी से बहुत मिलती जुलती है, जिसका जन्म 2 दिन पहले हुआ था। इस प्रकार उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर वह अपनी भतीजी की जगह किसी अमीर परिवार की बेटी को दे दे तो वे जीवन भर ऐशो आराम और धन दौलत का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा भविष्य में वे ये भी दावा कर सकते हैं कि बच्चे की सूचना गलती से दी गई थी और मान कर सकते हैं कि बच्चे की पहचान की जाए और उसे उनके परिवार को वापस दिया जाए। झाओ युआन ने मन बना लिया और जल्दी से अपने बड़े भाई और भाभी से इस बारे में बात की। सुनने के बाद उसके बड़े भाई और भाभी थोड़े आशंकित हुए, लेकिन झाओ युआन की बात सुनकर कि दोनों बच्चे एक जैसे दिखते हैं और उनकी पहचान उजागर नहीं होगी, उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। इस तरह कई घटनाएं हुई और नन्ही के रान की चुपके से अदला बदली हो गई। थप्पड़, 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 थप्पड़। वेन लिजुन ने झाओ युआन का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर कई थप्पड़ मारे। वह महिला जो हमेशा अपनी हर हरकत में नेक और शिष्ट दिखती थी, अब बेकाबू गुस्से से भर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसा कुछ करने का सपना भी कैसे देख सकती हो? तुमने सचमुच हम सबको बेवकूफ़ बना दिया। वेन लिजुन ने झाओ युआन को घूरा, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। इस समय उसका दिल गहरी चिंता से भर गया था। क्या होगा अगर? क्या होगा अगर बच्चा न मिला? फिर क्या होगा? वह ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बगल में डू जियानजुन और अन्य लोगों के चेहरे पर भी गहरे गंभीर भाव थे। उनकी निगाहें झाओ युआन पर तेज तलवारों की तरह थीं। ली जून, मुझे विश्वास है कि किंतियान जरूर केरान को ढूंढ लेगा और उसे सुरक्षित वापस ले आएगा। डू झेंगटिंग उसके पास आया और उसके कंधों को सहारा दिया।
वेन लिजुन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह घुटकर बोली, तियान तियान अभी अभी उठा है और उसने पूछा है कि किन तियान और रानरान कहाँ हैं। उसने अभी अभी झूठ गढ़ा था और दू तियान तियान को बच्चे की अदला बदली के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसकी बेटी अभी भी प्रसव वेदना में थी और वह सचमुच सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसे यह खबर पता चली तो वह कितनी बेचैन हो जाएगी। इस समय डू तियान तियान के अस्पताल के कमरे में गो किंगचेंग बिस्तर के पास बैठकर उससे बातें कर रहा था। डू तियान तियान तकिए पर झुक गई। गो किंगचेंग के बेचैन व्यवहार को भांपते हुए उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। दूसरी भाभी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डू तियान तियान की बातें सुनकर गो किंगचेंग लगभग अपना धैर्य नहीं बनाए रख सकी। उसने एक गहरी सांस ली और डू तियान तियान की ओर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं कल रात शायद मुझे ठीक से नींद नहीं आई होगी तियान तियान, मैं थोड़ी ताज़ी हवा के लिए बाहर जाती हूँ। उसे डर था कि अगर वह कमरे में ही रही तो डू तियान तियान को कुछ गड़बड़ लग जाएगी। ठीक है दूसरी भाभी, कृपया जाए, डू तियान तियान ने धीरे से कहा। गो किंगचेंग को उठकर कमरे से बाहर जाते देख उसकी आंखों में एक विचारमग्न भाव चमक उठा और उसने भी बिस्तर पर खुद को सहारा दिया। धीरे धीरे उठी और नीचे उतरी। बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन कुछ कदम चलना अभी भी कोई समस्या नहीं थी। डू तियान तियान कमरे के दरवाजे तक गई, हाथ बढ़ाकर उसे खोला और जैसे ही एक दरार दिखाई दी उसने देखा कि गो किंगचेंग और डू यानशु बाहर दालान में खड़े बातें कर रहे हैं। दोनों बहुत चिंतित और बेचैन लग रहे थे, मानो कुछ हुआ हो। डू तियान तियान का हाथ रुक गया और वह दरवाजे की चौखट पर टिक गई। दरवाजे की दरार से उनकी बातचीत सुन रही थी। गो किंगचेंग के चेहरे पर चिंता के भाव थे जब उसने डू यानशु से पूछा, क्या तुम्हें बच्ची का पता चल गया है? डू यानशु की भौहें सिकुड़ी हुई थीं, उसका चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया था। हमने पूरा अस्पताल छान मारा है, लेकिन अभी तक के रान का पता नहीं चला है। किन तियान लोगों को झाओ परिवार के गांव ले गया है। मुझे उम्मीद है कि वह के रान को ढूंढ कर वापस ला पाएगा। उनकी बातचीत सुनकर डू तियान तियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह जानती थी कुछ तो हुआ होगा। इससे पहले सोते समय उसे बेचैनी महसूस हुई थी। जागने के बाद उसने न तो किन तियान को देखा, न ही अपनी बेटी को। यहाँ तक कि डू परिवार के अन्य सदस्य भी उसके सामने नहीं आए थे और गो किंगचेंग, जो उसके साथ थी, के माथे पर भी चिंता के भाव थे। डू तियान तियान एक सतर्क व्यक्ति थी, उसे आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह गो किंगचेंग को दूर भेजकर किसी से पूछने जाना चाहती थी। लेकिन अब उसने डू यानशु और गो किंगचेंग के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसकी बेटी गायब थी। किन तियान उसे ढूंढने के लिए लोगों को ले गया था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह उसे ढूंढ पाएगा भी या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हाथ बढ़ाकर जोर से दरवाज़ा खोला और जोर से पूछा, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, आखिर क्या हो रहा है? मेरी बेटी कहाँ है? उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और डू यानशु की ओर 2 कदम बढ़ने के बाद उसके पैर जवाब दे गए और वह लगभग ज़मीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से डू यानशु उसे सहारा देने के लिए समय पर दौड़कर आ गया। ये देखकर कि डू तियान तियान ने उनकी बातचीत सुन ली है, डू यानशु और गो किंगचेंग का दिल तुरंत बैठ गया। डू यानशु ने डू तियान तियान को अस्पताल के बिस्तर पर बैठाया और उसे दिलासा देने लगी, तियान तियान, चिंता मत करो, किन तियान को पहले ही बच्चे को वापस ले आना चाहिए था। तुम उसे बहुत जल्द देखोगे। आखिर क्या हो रहा है? डू तियान तियान के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, उसका दिल ठंडा पड़ गया और वह बिल्कुल भी शांति से सोच नहीं पा रही थी। दूसरे भाई, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे मुझसे न छिपाएं। मैं रानरान की माँ हूँ। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे जानने का अधिकार है। उसकी आवाज़ भारी हो गई और उसके चेहरे पर आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। के रान को नहलाते समय किसी ने बच्चे की अदला बदली कर ली। पूछताछ के दौरान डू यानशु के पास इसे छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने डू तियान तियान को वह सारी जानकारी बता दी जो उन्हें पहले से पता थी। ये सुनते ही डू तियान तियान का खून खौल उठा और उसकी भावनाएं उसके कमज़ोर शरीर के लिए असहनीय हो गईं। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह तुरंत गिर पड़ी। तियान तियान, तियान तियान। डू यानशु और गो किंगचेंग ने उसके शरीर को धीरे से हिलाते हुए बेचैनी से उसका नाम पुकारा। किन तियान अपनी बेटी को गोद में लिए हुए अभी इस गलियारे में ही आया था कि उसने अंदर से चीखें सुनी। उसका दिल कांप उठा और वह बच्ची को लेकर कमरे में भागा। डू तियान तियान को वहां पीली पड़ी, आंखें कसकर बंद किए और डू यानशु और गो किंगचेंग को उत्सुकता से उसे पुकारते देखकर किन तियान की सांसें अटक गईं। वह आगे बढ़ा, डू यानशु को एक तरफ धकेला और बिस्तर के पास बैठ गया। एक हाथ के रान को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से डू तियान तियान को गले लगाए उसने झट से उसका नाम पुकारा, तियान तियान, तियान तियान, पत्नी। मानो किन तियान की आवाज़ सुनकर डू तियान तियान की पलकें फड़फड़ा उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पति, हमारी बेटी कहाँ है?
दू तियान तियान की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी और उसका चेहरा कागज़ की तरह पीला पड़ गया था। किन तियान का दिल बुरी तरह दुख रहा था और उसने जल्दी से उसे केरान दिखाया जो उसकी गोद में थी। तियान तियान देखो, मुझे हमारी बेटी मिल गई, वह हमारे पास वापस आ गई है। दू तियान तियान की आंखें फिर से चमक उठीं। किन तियान की बाहों में झुककर उसने सीधा बैठने की कोशिश की और लंगोट में लिपटी बच्ची को देखा। बच्ची का नन्हा सा चेहरा गुलाबी और कोमल था, लाल सेब की तरह, और उसकी गहरी गोल आंखें बहुत जीवंत थीं। वह इस समय अपने छोटे से हाथ को चूस रही थी, एक अच्छी बच्ची की तरह लग रही थी। दू तियान तियान की आंखें भर आईं और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। शुक्र है, उसकी बेटी मिल गई। रान, वाह वाह, रो मत पत्नी, हमारी बेटी मिल गई है। किन तियान की आंखें नम थीं क्योंकि उसने धीरे से दू तियान तियान के आंसू पोंछे। यदि आप अपने कारावास के दौरान बहुत रोते हैं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। मम, दू तियान तियान ने उसे अपने आंसू पोंछने दिए। उसने अपनी भावनाओं को स्थिर किया और छोटे के रान को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। किन तियान ने उसे लेटने में मदद की और छोटे के रान को उसकी बाहों में लिटा दिया। उन्होंने के रान की जांच के लिए पहले से ही एक बाल रोग विशेषज्ञ को ढूंढ लिया था। सौभाग्य से उसे कोई अन्य चोट नहीं आई थी, केवल उसके गाल पर चुटकी काटने से एक लाल निशान था। दू तियान तियान ने अपनी बेटी के गर्म शरीर को पकड़ लिया और उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। मैं कुछ चीज़ों को संभालने जा रही हूँ तियान तियान। किन तियान ने माँ और बेटी को कोमलता से देखा और धीरे से कहा। मम किन तियान सहमत हो गया और दू तियान तियान के चेहरे पर बिखरे बालों को सुझाने लगा। दूसरे भाई, दूसरी भाभी, कृपया अभी तियान तियान और केरान की देखभाल करने में मेरी मदद करें। अच्छा, दू यानशु और गो किंग चेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। किन तियान को केरान को सफलतापूर्वक ढूंढकर वापस लाते देख दोनों ने भी राहत की सांस ली। किन तियान अपने आदमियों को उस दफ्तर में ले गया जहां झाओ युआन थी। इस समय वह अस्त व्यस्त थी, उसके गाल सूजे हुए थे, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और कांप रही थी। जब उसने किसी को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो उसका शरीर तुरंत कांप उठा। जब उसने किन तियान को अंदर आते देखा तो उसका चेहरा दहशत से भर गया। किन तियान ने हाथ हिलाया और झाओ परिवार के बाकी सदस्यों को अंदर लाया गया। यहाँ तक कि जिस महिला की कलाई कटी थी उस पर भी बस पट्टी बांधी गई थी और वह होश में आ गई थी। हालांकि अब उसकी हालत मौत से भी बदतर थी, उसकी कलाई का दर्द उसे लगातार याद दिला रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई शैतान है। झाओ युआन ने महिला की कलाई पर खून से सनी पट्टी पर नजर डाली और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। किन तियान, क्या तुम्हें रानरान मिल गई? वेन लिजुन जल्दी से आगे आए और उत्सुकता से पूछा। मिल गई, किन तियान की आवाज़ ठंडी थी। उन्होंने कटी हुई कलाई वाली महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वह महिला रानरान को मार रही थी और डांट रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ काट दिया। किन तियान के शब्द निर्दयता से भरे थे, लेकिन कमरे में किसी को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आखिरकार ये घटना बहुत गंभीर थी, बहुत घिनौनी। अच्छा हुआ, वेन लिजुन ने उस महिला को घृणा से घूरा जो बेहोश होने वाली थी, उसकी आवाज़ आक्रोश से भरी हुई थी। वह 20 साल से ज़्यादा समय से दू तियान तियान और अपनी माँ से अलग थी, बेहद तकलीफ झेल रही थी। ये परिवार लगभग सफल हो गया था, उसकी बेटी लगभग अपने ही खून और मांस से अलग हो गई थी। वेन लिजुन ने इस तरह के दिल दहला देने वाले दर्द का अनुभव किया था, इसलिए वह अपने सामने इन झाओ परिवार के सदस्यों से बहुत नफरत करती थी। किन तियान, मामले की जांच की गई है, हुआंगान काउंटी पुलिस को इसे संभालने दें, वे इससे निष्पक्ष तरीके से निपटेंगे। डू जियांगुओ ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ धीमी और गुस्से से भरी हुई थी। ठीक है, किन तियान ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि जब उसने झाओ युआन को देखा जो उसकी उपस्थिति को कम करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। लू हुई, यहाँ, उद्धरण चिन्ह, उसकी दोनों भुजाएं तोड़ दो, किन तियान ने उदासीनता से आदेश दिया। कमरे में मौजूद लोगों ने किन तियान की बातें सुनी लेकिन ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घटना ने सभी के दिलों में, खासकर एक पिता के रूप में किन तियान के दिल में गुस्सा, तुम क्या करना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं। झाओ युआन की नज़र अपनी नंद की कटी हुई कलाई पर पड़ी और वह डर गई, बार बार अपना सिर हिला रही थी और पीछे हट रही थी। नहीं, वह ऐसा नहीं चाहती थी। गेंद की तरह सिकुड़ी हुई झाओ युआन लगातार कांप रही थी, दया की भीख मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं गलत थी, कृपया मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। लू हुई का चेहरा ठंडा था, मानो वह उसकी बातें सुन ही नहीं पा रहा हो। वह जल्दी से आगे बढ़ा और दो अलग अलग चटकने की आवाज़ों के साथ, एक तीखी चीख के साथ झाओ युआन की दोनों बाहें लटक गईं। उसने आंखें घुमाईं और दर्द से बेहोश हो गई। किन तियान ने उदासीनता से देखा, फिर लू हुई की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, इसे ले जाओ, इसका साधारण इलाज करने के लिए एक डॉक्टर ढूंढो और इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन भेज दो।
हाँ, लू हुई ने जवाब दिया। झाओ युआन को उठाया, दूसरों की ओर हाथ हिलाया और झाओ परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर ले गई। कमरे में केवल किंतियान और डू परिवार के सदस्य ही रह गए। उस बच्ची के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? डू यानलिन ने बगल से पूछा। पूरा झाओ परिवार जेल जा रहा था और उस बच्ची की अब देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसे सीधे पुलिस स्टेशन भेज दो, वे इसकी चिंता करें। किंतियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। जिस बच्ची ने लगभग उसकी बेटी की जान ले ली थी, उसके लिए किंतियान को केवल घृणा महसूस हुई। उस पर हाथ न डालना ही किंतियान का पर्याप्त परोपकार था। डू झेंगटिंग की अपने दामाद किंतियान की ओर स्वीकृति भरी निगाहों से देखा गया था। उसने हमेशा सोचा था कि किंतियान बहुत ईमानदार और नेकदिल है, सौम्य और गुस्सैल स्वभाव का। अब ये देखकर कि किंतियान भी एक साहसी व्यक्ति है, उसने उसे नए सम्मान से देखा। सभी नन्ही के रान को देखने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वे इस कमरे में ज्यादा देर नहीं रुके। जल्द ही सभी लोग डू तियानतियान के अस्पताल वाले कमरे में लौट आए। इस समय डू तियानतियान तकिए पर टेक लगाए एक बोतल पकड़े हुए नन्ही के रान को दूध का पाउडर पिला रही थी। जब वेन लिजुन और बाकी लोग अंदर आए और उन्होंने रान को ध्यान से दूध पीते देखा तो आखिरकार सबका दिल शांत हो गया। किंतियान बिस्तर के पास बैठा था, उसकी नज़रें कोमल और डू तियानतियान पर टिकी थीं। मैं उसे दूध पिलाऊंगा, तियान तुम लेट जाओ और आराम करो। वह समझता था कि हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली महिला अक्सर कमज़ोर और ऊर्जाहीन होती है। उसे हवा या ठंड में नहीं रखा जा सकता, वह ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती और ज़्यादा मेहनत तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वह नहीं चाहता था कि डू तियानतियान को प्रसव पीड़ा के कारण कोई स्थायी बीमारी हो। ठीक है, डू तियानतियान ने उसकी आंखों में चिंता देखी और जिद करना बंद कर दिया और नन्ही के रान को गोद में उठाकर किंतियान को सौंप दिया। किंतियान ने अपनी बेटी को गोद में लिया और दूसरे हाथ से बोतल पकड़कर उसे दूध पिलाया। वेन लिजुन झुके और केरान के गाल पर लाल निशान देखकर दर्द से आंसू पोंछे। धिक्कार है उन पर, इतनी छोटी बच्ची पर हाथ डालने वालों, वे सचमुच जानवर हैं। अगर बच्ची को वापस ना बदला गया होता तो नन्ही के रान को भविष्य में बहुत तकलीफ होती। किंतियान ने अपनी आंखें नीची कर ली, उन्हें भी बहुत दुख हुआ। अगर यह कानून से चलने वाला समाज न होता, जहां हत्या करना गैरकानूनी होता, तो वह सचमुच इन बदनीयत लोगों को मार डालना चाहते थे। दोपहर 3 बजे हुआंगान काउंटी के ली काउंटी मजिस्ट्रेट ली चांगमिंग और पुलिस प्रमुख झाओ चेन डू तियानतियान और किंतियान से मिलने आए। डू परिवार के संबंधों को देखते हुए और किंतियान हुआंगान काउंटी में एक तकनीकी प्रतिभा होने के नाते, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के नवनियुक्त शिक्षाविद होने के नाते, वह एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी ऊपर वाले बहुत कद्र करते थे। इतनी बड़ी घटना के घटित होने पर उनका न आना अक्षम्य होगा। ली चांगमिंग और झाओ चेन की पत्नियां डू तियानतियान और नन्हे के रान से मिलने अस्पताल के कमरे में गईं। इस बीच दोनों पुरुषों ने किंतियान और डू परिवार को बार बार आश्वासन दिया कि झाओ परिवार के बच्चों की अदला बदली के मामले की शीघ्र जांच की जाएगी, उसे अदालत में लाया जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन कर दिया जाएगा। गंभीर मामलों पर चर्चा करने के बाद वे जल्दी से वहां से चले गए। किंतियान ने ली काउंटी मजिस्ट्रेट और उनके साथियों को अस्पताल के प्रवेश द्वार तक विनम्रता से विदा किया और फिर अस्पताल के कमरे में वापस लौट गए। एक दिन बाद किंतियान और बाकी लोगों ने डू तियानतियान और उसकी बेटी को अस्पताल से छुट्टी दे दी और फुयुआन लौट आए। डू तियानतियान का प्रसव प्राकृतिक रूप से हुआ था और थोड़ी कमजोरी के अलावा उसे कोई और समस्या नहीं थी। प्रसूति वार्ड शोरगुल से भरा था और आधी रात को बच्चे हमेशा जोर जोर से रोते रहते थे। गर्मी के मौसम के साथ अस्पताल में रहना स्वास्थ्य लाभ के लिए अनुकूल नहीं था। फुयुआन अपने शांत वातावरण, सभी कमरों में एयर कंडीशनिंग और एक पारिवारिक डॉक्टर की मौजूदगी के कारण एक नई मां के स्वास्थ्य लाभ के लिए ज्यादा उपयुक्त था। घर वापस आकर अंदर का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता था, जो बहुत आरामदायक था। इस समय किंतियान बिस्तर के पास बैठी नन्ही के रान का डायपर बदल रही थी। डू तियानतियान बिस्तर पर लेटी हुई उसकी सावधानीपूर्वक और कोमल हरकतों को देख रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। डायपर बदलने के बाद नन्ही के रान वहीं लेटी रही, अपने नन्हे पैरों और हाथों को लात मारती रही और उसका मुंह खुला हुआ था, मानो रोने ही वाली हो। किंतियान जानती थी कि उसने अभी अभी पेशाब और शौच किया है और उसे भूख लगी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके पेट छोटे होते हैं और वे सारा दिन खाते पीते, शौच पेशाब करते और सोते रहते हैं। डू तियानतियान ने उसकी बेचैनी देखी और झट से उसे गोद में उठा लिया और उसके कपड़े उठाकर उसे दूध पिलाने लगा। किंतियान की गहरी निगाहों को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसके गाल लाल हो गए और उसने झट से उसे घूरकर देखा। मत देखो, किंतियान ने बेबसी से अपनी नाक रगड़ी। ठीक है। उसकी पत्नी शर्मीली थी और नहीं चाहती थी कि वह अभी देखे। उसने हाथ धोने के लिए गंदा डायपर कमरे से बाहर निकाला। वेन लिजुन और बाकी लोग उस समय बैठक कक्ष में बैठे नन्ही के रान के लिए 3 दिन के उत्सव के आयोजन पर चर्चा कर रहे थे। किंतियान वहां गया और चर्चा में शामिल हो गया।
दू तियानतियान के परिवार के सभी सदस्य यहाँ थे, इसलिए खुशखबरी की घोषणा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि 3 दिन का समारोह अभी भी होना था। ये रिश्तेदारों और दोस्तों को ये बताने के लिए भी था कि परिवार में एक नया बच्चा आया है। किंतियान बेटी पाकर बेहद खुश था और चाहता था कि वह ये खुशखबरी अपने जानने वालों को दे सके। वह चाहता था कि सबको पता चले कि उसकी एक बेटी हुई है। सभी के विचार विमर्श के बाद किंतियान ने सारी तैयारियां कर लीं। बटलर वांग की मौजूदगी में उसे बस कुछ बोलना था और बटलर वांग ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। इसमें 3 दिवसीय उत्सव की तैयारी, मेहमानों को आमंत्रित करना और भोज की तैयारी शामिल थी। चूंकि 3 दिवसीय उत्सव कल था, इसलिए पूरा फुयुआन आज दोपहर से ही व्यस्त हो गया। बटलर वांग ने नौकरों को कार्यक्रम स्थल तैयार करने, सभी आवश्यक सामान खरीदने और मेहमानों को निमंत्रण भेजने का निर्देश दिया। किंतियान ने दू तियानतियान और छोटे के रैंक की अच्छी देखभाल की और जब भी उसके पास खाली समय होता, वह डू परिवार के साथ बातचीत करता। अगले दिन 24 जुलाई, छठे चंद्र माह का 18वां दिन। आज छोटे के रैंक के जन्म के बाद तीसरा दिन था। फुयुआन के अंदर उत्सवपूर्वक सजावट की गई थी। सुबह सुबह किंतियान ने दू तियानतियान और छोटे के रैंक की देखभाल करने के बाद प्रवेश द्वार पर मेहमानों का अभिवादन करना शुरू किया। सबसे पहले जियांग डोंग और अरुण दोनों अपनी पत्नियों के साथ किंतियान को बधाई देने के लिए पहुंचे। इसके बाद पूरा सुपरिवार आ गया। दादा दादी, 3 चाचा, 3 चाची, साथ ही चचेरे भाई बहन, एक बड़ा परिवार, सभी एक विशाल जुलूस के साथ आए। हर कोई दू तियानतियान और छोटे के रैन से मिलने आया और उपहार लाए। छोटे के रैन ने आज खूब धन कमाया। उसे 1 दर्जन से अधिक वस्तुएं मिली, जिनमें छोटे सुनहरे ताले, सुनहरे कंगन और अकेले जेड पेंडेंट शामिल थे। बच्चों के कपड़े भी थे। सभी ने उसे हर आकार और शैली के इतने सारे कपड़े दिए कि वह उन्हें 5-6 साल की उम्र तक पहन सकी। फिर कंबल, रेशमी रजाई और चादरें जैसे बिस्तर के सामान भी थे। बेशक नई माँ के स्वास्थ्य के लिए उपहार जैसे नूडल्स, ब्राउन शुगर, लोंगन, लाल खजूर और एजियाओ भी जरूरी थे। नन्ही के रान के जन्म के बाद आज तीसरा दिन था। कुछ दिनों की सावधानीपूर्वक देखभाल के बाद उसकी त्वचा और भी कोमल और गोरी हो गई और उसकी आंखें और भी ज्यादा जीवंत हो गईं। अपने आसपास के उत्साह को महसूस करते हुए नन्ही को आज नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी चमकदार काली आंखों से सबको घूरती रही। वेन लिजुन और कमरे में मौजूद अन्य लोगों के साथ और डू तियानतियान की देखभाल करने के कारण डू तियानतियान को भी थकान महसूस नहीं हुई। वह बस बिस्तर पर लेट गई और मिलने आई महिला रिश्तेदारों से बातें करने लगी। चूंकि उसकी शारीरिक स्थिति पहले से ही अच्छी थी और वह छोटी थी, इसलिए डू तियानतियान बहुत जल्दी ठीक हो गई। आज उसे अपने शरीर में काफ़ी ताकत महसूस हुई और उसने सुबह किंतियान की मदद से कमरे में कुछ चक्कर भी लगाए। किंतियान ने यूजियान बुक स्टोर से नई माँओं की देखभाल के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए जब तक ये डू तियानतियान के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद था, वह उसे नहीं रोकेगा। इस समय फुयुआन के प्रवेश द्वार पर श्रीकिन, बधाई। श्रीकिन, आपकी प्यारी बेटी के लिए बधाई। बधाई हो श्रीकिन। किन यू, हान योंग, झाओ किंगलाई, जेंग जिवांग, ये कंपनी प्रमुख, साथ ही लीलीकुन, जो हैंग और जियांग शहर से दौड़े दौड़े आए अन्य लोग सभी व्यक्तिगत रूप से किंतियान को बधाई देने आए। हे फेंगशी और जियांग लिंगयू जो दूर बुआंग शहर में थे, हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आए, उन्होंने भी किंतियान को बधाई देने के लिए विशेष रूप से फ़ोन किया और एक भव्य उपहार भेजा। और झांग जिनिंग के पिता झांग जियानान जो दूर हाई शहर में थे, ने भी खबर सुनकर किंतियान को एक नवनिर्मित तियानजुन किलिन भेजा। तियानजुन किलिन, तियानजुन चेंगफेंग और तियानजुन जियाओलोंग के बाद निर्मित तीसरी लग्जरी कार थी, जिसकी कीमत 1.58 मिलियन थी और दुनिया भर में सीमित मात्रा में बेची गई थी। उन्होंने अपने व्यापारिक साझेदार किंतियान के प्रति अपार ईमानदारी दिखाई। सुबह लगभग 10 बजे तक लगभग सभी अपेक्षित मेहमान आ चुके थे। जियांग डोंग और अरुण किंतियान के साथ भीड़ के बीच खड़े होकर चाय और बातचीत के साथ मेहमानों का मनोरंजन करने में मदद कर रहे थे। फुयुआन बड़ा था और कई मेहमानों ने भी सुंदर दृश्यों की प्रशंसा की। सुबह 11 बजे छोटे के रान के लिए 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया था। किंतियान ने उसे खुद मगवॉट में उबले पानी से नहलाया और सबका आशीर्वाद लिया। जब सबने बच्ची को देखा तो वेनलिजुन नन्ही के रान को वापस कमरे में ले गए। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता नाजुक होती है, वे ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आ सकते। दोपहर 12 बजे भोज औपचारिक रूप से शुरू हुआ। रिश्तेदारों, दोस्तों, व्यापारिक साझेदारों और अधीनस्थों सहित कुल 12 मेजें थीं। इसके अलावा हुआंगान काउंटी के कई नेता भी इस 3 दिवसीय समारोह में शामिल हुए। किंतियान ने कुछ मन की बातें कहीं, मेहमानों का विनम्रता से स्वागत किया और सभी से अच्छा खाने पीने का आग्रह किया। चिलचिलाती गर्मी में भोज कक्ष ठंडा और सुहावना था। ठंडी हवा छोड़ती बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर सभी की आंखों में ईर्ष्या के भाव थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बाद में पता करेंगे कि ये ठंडी मशीनें कहाँ से खरीदी गई हैं, क्योंकि वे अपने घर के लिए भी कुछ खरीदना चाहते थे।
फुयुआन का रसोइया किसी 5 सितारा होटल के रसोइये जैसा था और खाना पकाने में उसका हुनर भी लाजवाब था। आज के भोज में कई स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे और सभी मेहमान बहुत संतुष्ट थे। इधर फुयुआन खुशी से जश्न मना रहा था जब अचानक बटलर वांग किनतियान के पास पहुंचे और उनसे कुछ शब्द फुसफुसाए। किनतियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपने बगल के मेहमानों के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और बटलर वांग के पीछे भोज हॉल से बाहर चले गए। फुयुआन के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर किनतियान ने आंगन के गेट के बाहर लोगों के एक समूह को खड़ा देखा। उन्होंने उनमें से 2 को पहचान लिया, किनदाजी और पावनी। 3 अन्य लोग भी थे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष, और जब किनतियान ने उनके चेहरे देखे तो वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा चौंका, क्योंकि उनमें से एक आदमी किनतियान से 7-8-10वां हिस्सा मिलता जुलता था। हालांकि वह 40 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा था। किनतियान को फू गार्डन से बाहर निकलते देख अधेड़ दंपत्ति और युवती सभी की आंखों में उत्साह और उमंग झलक रही थी। क्या आप किनतियान हैं? अधेड़ उम्र का आदमी, जो किनतियान से 7-8 गुना मिलता जुलता था, आगे बढ़ा और अधीरता से पूछा। किनतियान की निगाहें उन पर पड़ीं, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने किनदाजी की ओर देखा। वे कौन हैं? क्या आप उन्हें लाए हैं? किनदाजी ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अधेड़ उम्र की महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। किनतियान, तुम हमारे बेटे हो, हमारे जैविक बेटे। उसकी आंखें लाल थीं, वह किनतियान के चेहरे को गौर से देख रही थी और उसने आश्चर्यजनक शब्द कहे। किनतियान का दिल थोड़ा कांप उठा और उसका चेहरा उतर गया। मेरे अपने माता पिता हैं, मुझे अपना बेटा बताने के लिए यूं ही यहाँ मत आना। वह सुयू और किन झेंगगुओ का बेटा था। किनतियान को इस बात का पूरा यकीन था। कृपया हमें समझाएं, बच्ची, तुम सचमुच हमारे जैविक पुत्र हो। अधेड़ उम्र का आदमी चिंतित लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर पवनी को अपनी ओर खींच लिया और किनतियान से कहा, वह साबित कर सकती है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह सच है। किनतियान ने सामने खड़े लोगों को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। जब उसकी नज़र पवनी पर पड़ी तो पवनी ने झट से सिर हिलाया और कहा, किनतियान, वे जो कुछ भी कहते हैं वह सच है, वे सचमुच तुम्हारे परिवार के हैं। पवनी, अब तुम कौन सी चाल चल रही हो? किनतियान को पवनी की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। पवनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा उनसे सचमुच खून का रिश्ता है और वे हमारे पिताजी से इसकी पुष्टि कर चुके हैं। असंभव, किनतियान ने सहजता से जवाब दिया। उसने सामने खड़े लोगों को देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। बच्ची, मुझे पता है कि तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो, लेकिन कृपया क्या तुम हमें अपनी बात पूरी करने दोगी? अधेड़ उम्र की महिला ने आंसू रोक लिए। उस महापलायन के दौरान हम तुम्हें गोद में लिए हुए थे। उस समय तुम सिर्फ कुछ महीने के थे और जब हम जियांग शहर से गुजरे तो तुम्हारे पिताजी और मैं भूख से बेहोश हो गए। जब हम उठे तो हमने पाया कि तुम जा चुके थे। बाद में हम तुम्हारा पता ढूंढते हुए भागते रहे। बदकिस्मती से 20 साल से ज्यादा बीत गए हैं और हम तुम्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। उसके बगल में बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, कुछ दिन पहले हमने अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी थी और इसी तरह हमने तुम्हें ढूंढ निकाला। सबसे पहले हम किन परिवार के गांव गए, पावनी को ढूंढा और फिर तुम्हारी पृष्ठभूमि जानने के लिए किन झेंगगुओ गए। किनतियान ने अपने सामने खड़े लोगों के समूह को गौर से देखा, उसकी आंखें गहरी थीं। उसने क्या कहा? किन झेंगगुओ ने बताया कि उसकी पत्नी सुयू ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह कुछ महीनों बाद मर गया। जब वह उसे दफनाने के लिए जगह ढूंढने के लिए ले जा रहा था तो उसे तुम मिले। अधेड़ महिला ने अपना मुंह ढक लिया और रोते हुए बोली, उस समय तो तुम रेंग भी सकते थे। शायद हमारे बेहोश होने के बाद तुम रेंग कर किसी और जगह चले गए होंगे और इसी तरह किन झेंगगुओ तुम्हें मिले होंगे। उसने हमें बताया कि अपने बेटे को दफनाने के बाद संयोग से उसकी मुलाकात तुमसे हुई। ये देखकर कि तुम उसके बेटे जैसे दिखते हो और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, उसे दया आ गई और वह तुम्हें घर ले आया। उनकी बातें सुनकर किनतियान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसे इन लोगों की बकवास पर एक भी विश्वास नहीं हुआ। किन झेंगगुओ जैसा इंसान किसी और के बच्चे को उठाकर घर कैसे पाल सकता है, खासकर उस अकाल के समय में? क्या तुम्हारी बात हो गई? अगर हो गई है तो कृपया जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उसने सामने खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखा और वहां से जाने का इशारा किया। बच्ची, वो माँ और पापा इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम हमें पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। वांग यांजू रो पड़ी, उसकी आंखें उदासी से भर आई जब उसने किनतियान को देखा। पवनी ने जल्दी से बगल से बीच में ही टोक दिया, किनतियान, पिताजी पहले ही कह चुके हैं कि वे तुम्हारे जैविक पिता नहीं हैं, तुम तो बस हमारे किन परिवार के एक दत्तक पुत्र हो। उसके शब्दों से किनतियान का दिल थोड़ा कांप उठा। सच कहूं तो उसने खुद भी ऐसा ही सोचा था। उसे लग रहा था कि शायद वह किन झेंगगुओ का जैविक पुत्र नहीं है। काव्या का उसके साथ बुरा व्यवहार करना,
एक बात थी, लेकिन किन झेंगगुओ और पवनी भी उसके इतने करीब नहीं थे। हालांकि जब ये लोग उसके पास आए और कहा कि वह किन परिवार का बच्चा नहीं है, तो किन तियान को बस बेतुकापन और अविश्वास का एहसास हुआ। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह किन झेंगगुओ और सुयू का बच्चा नहीं है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, सबूत कहाँ है? किन तियान ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, हमारे पास सबूत हैं। झांग होंगलेई ने जल्दी से अपने बटुए से एक तस्वीर निकाली और किन तियान को थमा दी। ये तुम्हारी 7 महीने से कुछ ज्यादा उम्र की तस्वीर है, जरा देखो। किन तियान ने हाथ बढ़ाया, तस्वीर ली और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। पीली पड़ चुकी उस पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर में 3 लोगों की एक ग्रुप तस्वीर थी। एक युवा जोड़ा कुर्सियों पर बैठा था और उसके हाथ में कुछ महीने का एक बच्चा था। बच्चे के चेहरे मोहरे उस युवक से काफी मिलते जुलते थे। आज की तरह किन तियान भी उस अधेड़ उम्र के आदमी जैसा ही लग रहा था। इससे कुछ साबित नहीं होता, दुनिया में बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं। किन तियान ने फोटो झांग होंगलेई को वापस दे दी। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। बेटी, तुम्हें यह मानने में क्या लगेगा कि तुम हमारी बच्ची हो? वांग यानजू ने आंसू पोंछते हुए सिसकते हुए कहा। भाई, माँ और पापा इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अब आखिरकार मिल ही गए। तुम उन्हें पहचान क्यों नहीं रहे? उसके बगल में बैठी छोटी बच्ची भी आंखों में आंसू लिए बोली, मैं तुम्हारी छोटी बहन झांग नियांचेन हूँ। क्या तुम नियांचेन नाम की उत्पत्ति जानती हो? माँ और पापा ने तुम्हारा नाम झांगचेन रखा था और नियांचेन का मतलब है हमेशा तुम्हारी याद आना। किन तियान के भावहीन भाव देखकर झांग होंगलेई ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और गहरी सांस ली। नियांचेन, अब और मत कहो। हमें बस ये जानना है कि तुम्हारा भाई जिंदा और स्वस्थ है। हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए और हमें उसे अपनी पहचान बताने के लिए जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। चलो घर चलते हैं। पापा, झांग नियांचेन ने झांग होंगलेई की तरफ देखा और जल्दी में अपने पैर पटकने लगी। हालांकि झांग होंगलेई ने हाथ बढ़ाकर उसे और वांग यानजू को खींच लिया और चिंतित भाव से जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वे मुड़े, किन तियान की आवाज सुनाई दी, जरा रुको। झांग होंगलेई और बाकी लोग जल्दी से पीछे मुड़े। उनके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव था। किन तियान, तुम? मुझे इस मामले की जांच और पुष्टि करनी है। किन तियान ने गहरी आवाज में कहा। मैं खुद किन झेंगगुओ से पूछूंगा और इसके अलावा मैं डीएनए पितृत्व परीक्षण की मांग करता हूं। कुछ देर स्तब्ध रहने के बाद झांग होंगलेई और बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। वाह वाह किन तियान, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बटलर वांग, उनके यूचुन आंगन में ठहरने का इंतजाम करो। फिलहाल उन्हें बाहर आकर किसी और से बात करने की इजाजत नहीं है। किन तियान ने कहा। जी हाँ सर। बटलर वांग पूरे समय किन तियान के साथ थे और सबकी बातें सुन चुके थे। इस समय उनका दिल भी उथल पुथल से भरा हुआ था। अगर ये लोग वाकई किन तियान के रिश्तेदार होते तो वाकई कोई बड़ी बात होती। वह अपने आगे चल रहे लोगों के समूह को नजरअंदाज नहीं कर सका, उन्हें फू गार्डन में ले गया और यूचुन प्रांगण की ओर चल पड़ा। किन तियान फू गार्डन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उनकी पीछे हटती हुई आकृतियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल और हतप्रभ भाव चमक रहा था। क्या इन लोगों की बातें सच थीं या झूठ? इन लोगों के समूह से मिलने के बाद किन तियान ने अपने मन के विचारों को दबा लिया और मेहमानों का स्वागत करने के लिए भोज कक्ष में लौट आया। चाहे जो भी हो, उसे केरान के तीसरे दिन के समारोह के समाप्त होने तक इंतजार करना ही था। दोपहर 3 बजे किन तियान ने तीसरे दिन के समारोह में आए मेहमानों को विदा किया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जब किन तियान ने आखिरकार सू परिवार को विदा किया तो उसके दिल में एक भारी एहसास उमड़ पड़ा। अगर किन झेंगगुओ और सू यू उसके जैविक माता पिता नहीं होते तो उसका नाम मात्र का भी सू परिवार से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन किन तियान को अपने दिल से लगा कि उसके सामने खड़े लोगों का ये समूह उसके रिश्तेदार, उसके जैविक नाना नानी और उसके जैविक मामा हैं। इसके विपरीत जब उसने झांग होंगलेई और अन्य लोगों को देखा और परिवार को पहचानने के बारे में उनकी बातें सुनी तो किन तियान का दिल जरा भी नहीं हिला। झांग होंगलेई के चेहरे को देखकर, जो उसके अपने चेहरे से मिलता जुलता था, किन तियान के दिल में केवल आश्चर्य हुआ, लेकिन निकटता का कोई एहसास नहीं हुआ। मेहमानों को विदा करने के बाद किन तियान ने वेन लिजुन और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे दूतियानतियान और नन्हे के रान की अच्छी देखभाल करें। वह खुद यूचुन आंगन में गया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर किन तियान ने एक पल सोचा, फिर बटलर वांग को किन दाजी को बाहर बुलाने का निर्देश दिया। किन दाजी आंगन से बाहर निकला और प्रवेश द्वार पर किन तियान को देखकर जल्दी से उसके पास गया। तियांगे, उसने आदरपूर्वक पुकारा। हम, किन तियान ने जवाब दिया। फिर किन दाजी को यूचुन आंगन के पास लंबे गलियारे में ले गया और एक लंबी बेंच पर बैठ गया। दाजी, इन लोगों के समूह ने तुम्हें और पावनी को कैसे ढूंढा? मुझे विस्तार से बताओ। ठीक है तियांगे। किन दाजी ने जल्दी से सिर हिलाया, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और शुरू किया। कल सुबह झांग होंगलेई, वांग यानजू और झांग नियांचेन किन परिवार के गांव गए थे और गांव में हर जगह तुम्हारे बारे में पूछताछ की।
बाद में गांव से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें मेरा घर मिल गया। किनदाजी ने सिर खुजलाते हुए कहा। पवानी से तुम्हारी पूरी स्थिति के बारे में पूछने के बाद उन्होंने पवनी से कहा कि वह उन्हें नानचेंग जेल ले जाए ताकि वे तुम्हें देख सकें। किन झेंगुओ को देखने किनतियान चुपचाप किनारे से सुन रहा था, उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। किनदाजी ने आगे कहा, मैं भी उस समय साथ गया था। जेल में हमने किन झेंगुओ को देखा। झांग होंगलेई और वांग यानजू ने पूछा कि क्या तुम किन झेंगुओ की जैविक संतान हो। पहले तो किन झेंगुओ ने जोर देकर कहा कि तुम उसकी संतान हो, लेकिन बाद में झांग होंगलेई ने वह पारिवारिक तस्वीर निकाली और वांग यानजू ने कहा, तियांगे, तुम्हारे पैर के तलवे पर एक काला जन्म चिन्ह है। किनतियान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसकी नज़रें किनदाजी पर टिक गईं। किनदाजी ने उसके दबाव को महसूस किया, निगल लिया और आगे बोला। तभी किन झेंगुओ ने अनिच्छा से उस साल की सच्चाई उजागर कर दी। उसने कहा कि तुम सचमुच उसकी और सूयू की जैविक संतान नहीं हो, तुम सिर्फ किन परिवार के दत्तक पुत्र हो। किनतियान ने अपनी आंखों में अनिश्चितता छिपाते हुए नजरें नीची कर लीं। जारी रखें, उसकी स्थिर आवाज सुनाई दी। किनदाजी ने अपना सिर खुजाया और आगे बोला। ये खबर सुनकर झांग परिवार खुशी के आंसू रोया, एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पवनी और मुझसे उन्हें तुम्हारे पास लाने के लिए कहा। अच्छा, किनतियान ने सिर हिलाया और किनदाजी से कहा, दाजी, पहले तुम्हें और पवनी को वापस जाना चाहिए। अभी के लिए ये बात बाहर किसी को मत बताना। ठीक है तियांगे, चिंता मत करो, मैं बाहर बकवास नहीं करूंगा। किनदाजी ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उसे पावनी के साथ जाते हुए देखने के बाद किनतियान कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़वत खड़ा रहा। उसने अपने परिवार को निर्देश दिए, लू हुई को साथ लिया और नानचेंग जेल की ओर चल पड़ा। नानचेंग जेल, मुलाकात कक्ष। ये तीसरी बार था जब किनतियान ने किन झेंगुओ को जेल में देखा था। कुछ देर बाद किन झेंगुओ पिछली बार से कहीं ज्यादा ऊर्जावान लग रहा था और उसका शरीर ठीक हो गया था, उसके गाल ज्यादा गुलाबी हो गए थे। अब किनतियान को देखकर वह बोलने में हिचकिचाया, उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भर गईं। किनतियान उसके सामने बैठा था। बताओ, क्या मैं सचमुच तुम्हारा जैविक पुत्र हूँ? किन झेंगुओ ने किनतियान की ओर 2 बार देखा, फिर गहरी सांस ली और कहा, पहले तो मुझे लगा था कि तुम बस एक परित्यक्त बच्चे हो, लेकिन अब जब तुम्हारे जैविक माता पिता तुम्हें ढूंढने आए हैं तो मुझे इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किनतियान का दिल जोर से कांप उठा। उसने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं और किन झेंगुओ को घूरने लगा। इस जाने पहचाने चेहरे को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। किन झेंगुओ बोला, चून कि तुम मुझसे ये पूछने आए हो तो तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस समय क्या हुआ था, इससे हमारे बीच पिता पुत्र का रिश्ता भी मजबूत होगा। किनतियान की मुठ्ठियां जो उसकी जांघों पर टिकी थीं, धीरे से भींच गईं। वह किन झेंगुओ की आंखों में गौर से देखने लगा, मानो उसके दिल में झांकना चाहता हो। उसकी निगाहों के नीचे किन झेंगुओ को ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा सिमट गई हो। उसने अपनी आंखें नीची की और शांति से किनतियान को उस समय की घटना के बारे में बताया। मेरी लापरवाही की वजह से सूयू और मेरे बच्चे दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैं उसे उठाकर ले गया और उसे दफनाने के लिए जगह ढूंढने की सोच रहा था। गड्ढा खोदने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढते समय मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा जिंदा हो गया है, लेकिन जब मैंने अपनी बाहों में बच्चे को देखा तो उसका चेहरा बैंगनी था और उसकी सांसें थम सी गई थीं। फिर मैंने तुम्हें पास में पाया। किनतियान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किन झेंगुओ क्या कह रहा है, लेकिन किन झेंगुओ के पास उसे इस तरह धोखा देने की क्या वजह होगी? तुम्हारा छोटा सा चेहरा देखकर जो कुछ कुछ मेरे बेटे जैसा था और ये देखकर कि तुम्हारे महीने भी लगभग उतने ही थे, मुझे दया आ गई। दरअसल मुझे ये भी डर था कि मैं अपनी माँ को समझा नहीं पाऊंगी। मुझे डर था कि वो मुझे बच्चे की अच्छी देखभाल न करने का दोषी ठहराएंगी, इसलिए अपने बेटे को दफनाने के बाद मैं तुम्हें घर ले आई। किन झेंगुओ ने किनतियान को गौर से देखा और कहा, उन कुछ दिनों में तुम्हारी दादी अपने मायके में अपनी बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी माँ की देखभाल कर रही थीं। जब वो लौटी तो हालांकि वो तुम में कुछ बदलाव देखकर हैरान थीं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि अब वो असली किनतियान नहीं रहा। उस समय पवनी अभी छोटी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसके छोटे भाई की जगह चुपचाप किसी और ने ले ली है। असंभव, किनतियान ने अवचेतन रूप से जवाब दिया। उस समय अकाल पड़ा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बिना खून के रिश्ते वाले बच्चे को वापस लाकर पालोगे। किन झेंगुओ ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह असंभव क्यों है? हालांकि उस समय सूयू अब नहीं थी, लेकिन जब तक तुम और पवनी थे, सू परिवार हमारी मदद करता था। अकाल के दौरान हम जीवित रहने के लिए पूरी तरह से सू परिवार द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर थे। इसलिए आपको वापस लाना और आपको किनतियान होने का नाटक करना मेरे लिए बिना किसी नुकसान के फायदेमंद था।
तो फिर आपने बाद में धीरे धीरे खुद को सू परिवार से दूर क्यों कर लिया? इस समय किन तियान का दिमाग गड़बड़ा गया था और उसने अनजाने में पूछा। हे, किन झेंगबुओ ने हंसते हुए उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि किन तियान ने उसके चेहरे पर उपहास देखा। हाँ, वह पहले से ही किन झेंगबुओ के शब्दों के कारण अव्यवस्था की स्थिति में था। बाद में उसने धीरे धीरे खुद को सू परिवार से दूर कर लिया क्योंकि उसने काव्या से शादी कर ली थी। किन तियान का शरीर थोड़ा कांप उठा। 2 जिंदगियां जी लेने के बाद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे पता भी नहीं होगा कि वह असल में कौन है। उसने गहरी सांस ली और बिना पलक झपकाए किन झेंगबुओ की आंखों में देखा। तो मैं तुम्हारा जैविक बेटा नहीं हूं। किन झेंगबुओ ने अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मेरा जैविक बेटा बहुत पहले मर गया। किन तियान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसने भावशून्यता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। वह कुछ उदास होकर उठा और कमरे से बाहर चला गया। किसी भटकती आत्मा की तरह वह गलियारे से गुजरा, हॉल से गुजरा और अंततः जेल से बाहर निकल गया। जेल के गेट पर खड़े होकर उसकी आंखें उलझन और संघर्ष से भरी थीं। अगर वह सचमुच किन झेंगबुओ का बेटा नहीं था तो इतने सालों तक उसके प्रति किन झेंगबुओ का रवैया समझ में आता है। क्योंकि वह जैविक नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ शोषण और धोखा था। पारिवारिक स्नेह का दिखावा करके उसे किन परिवार के लिए बैल और घोड़े की तरह काम करने के लिए फुसलाया गया, उसकी कद्र पूरी तरह से निचोड़ ली गई। लेकिन जब उसने अपने कानों से किन झेंगबुओ को ये कहते सुना कि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो किन तियान का दिल फिर भी दुखने लगा। सुबह का दिन साफ और चमकीला था, आसमान बादलों से भरा था, लेकिन अब आसमान में एक हल्की धुंध छाई हुई थी। किन तियान ने आसमान की ओर देखा, उसके गले में एक गांठ सी महसूस हो रही थी। वह कार की ओर बढ़ा और लू हुई ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। चलो फू रुई आंगन वापस चलते हैं। किन तियान पीछे की सीट पर झुक गया, आंखें बंद कर ली और लू हुई को निर्देश दिया। ठीक है, लू हुई ने जवाब में सिर हिलाया, कार स्टार्ट की और फू रुई आंगन की ओर चल पड़ी। फू रुई आंगन लौटने पर शाम के 5 बज चुके थे। किन तियान सीधे फू रुई आंगन वापस गया और मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। वेन लिजुन केरान को गोद में लिए बिस्तर के पास बैठी थी और दू तियान से कुछ फुसफुसा रही थी। किन तियान पास आए और उसे देखते ही दू तियान की आंखों में मुस्कान आ गई। हालांकि उसने अच्छी तरह महसूस किया कि किन तियान की भावनाएं ठीक नहीं थीं। माँ, मैं तियान से थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहती हूँ। वेन लिजुन ने यह भी देखा कि किन तियान का रंग रूप कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसके सामान्य रूप से कुछ अलग। वह झिझकी, फिर केरान को गोद में लिए खड़ी हो गई। ठीक है, मैं पहले बाहर लिविंग रूम में जाती हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। शुक्रिया। किन तियान ने उसे धन्यवाद दिया। वेन लिजुन को कमरे से बाहर जाते देखा और फिर बिस्तर के पास बैठ गई। पति, कुछ हुआ है क्या? दू तियान की आंखों में चिंता दिखाई दी। वह सीधी बैठ गई, किन तियान की ओर गंभीरता से देख रहा था। किन तियान ने धीरे से उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर दू तियान को अपनी बाहों में भर लिया। उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते हुए किन तियान का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने दू तियान को ऐसे ही थामे रखा और उसे आज जो कुछ हुआ था और किन झेंगबुओ ने जो कुछ कहा था सब बताया। दू तियान के सुनने के बाद वह कुछ देर तक संभल नहीं पाए। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं। पति, अब आप क्या सोच रहे हैं? दू तियान ने अपनी बाहें किन तियान की कमर में लपेट ली और धीरे से पूछा। मैं। किन तियान रुका, उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं पहले झांग होंगलेई और बाकियों का पितृत्व परीक्षण करवाने जा रहा हूँ। हालांकि किन झेंगबुओ ने खुद कहा था, फिर भी किन तियान पितृत्व परीक्षण करवाना चाहता था, वरना वह अपने दिल के शक को कभी दूर नहीं कर पाता। तो अगर यह साबित हो जाए कि वे सचमुच आपके खून के रिश्तेदार हैं पति, तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? दू तियान ने धीरे से पूछा। देखते हैं, मैं पहले किसी से उनकी स्थिति की पूरी जांच करवाऊंगी। किन तियान ने अपना फैसला लेने से पहले एक पल सोचा। अपनी पत्नी से शादी करने और एक स्नेही घर पाने के बाद से किन तियान को अब पारिवारिक स्नेह की उतनी चाहत नहीं रही। सुपरिवार के अस्तित्व ने भी पारिवारिक स्नेह की उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। अब जब झांग परिवार अचानक आ गया तो किन तियान को ज़्यादा भावुकता महसूस नहीं हुई। उसे लगा कि कहीं अब वह ज़्यादा रूखा तो नहीं हो रहा। संक्षेप में, उसे झांग परिवार के करीब आने की कोई इच्छा नहीं हुई। दू तियान ने उसके आलिंगन से ऊपर देखा, उसकी आंखें गंभीर थीं। पति, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको याद रखना चाहिए कि मेरे और केरान के साथ हम हमेशा वही रहेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी बातें सुनकर किन तियान का दिल भर आया। उसने हाथ बढ़ाकर दू तियान के बालों को धीरे से सहलाया और धीरे से सिर हिलाया। पत्नी, आपका होना बहुत अच्छा है। बातचीत खत्म करने के बाद किन तियान कमरे से बाहर चला गया। लिविंग रूम के सोफे पर बैठे वेन लिजुन का अभिवादन करने के बाद वह उठा और यूचुन आंगन में चला गया। यूचुन आंगन,
उस समय इस विशाल आंगन में केवल झांग होंगलेई, वांग यानजू और झांग नियांचेन ही थे। जब उन्होंने किंतियान को अपनी ओर आते और देखते देखा तो वे तीनों उत्साह से खड़े हो गए। किंतियान उनसे कुछ ही दूरी पर रुका और बोला, मैंने किन झेंगबुओ से पुष्टि कर ली है, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है। उसकी बातें सुनते ही झांग होंगलेई और बाकी लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। हालांकि हमें अभी भी पितृत्व परीक्षण होने तक इंतजार करना होगा ताकि यह पुष्टि हो सके कि आप वास्तव में मेरे रिश्तेदार हैं या नहीं। फिर किंतियान ने यह वाक्य जोड़ा। इस समय बड़े शहरों में पितृत्व परीक्षण पहले से ही हो रहा था, लेकिन हुआंगान काउंटी जैसे छोटे काउंटी में स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीक नहीं थी। पूरे जियांग शहर में शायद केवल जियांग शहर का प्रथम जन अस्पताल ही इसे कर सकता था। कल सुबह 8 बजे हम पितृत्व परीक्षण के लिए साथ में जियांग शहर जाएंगे। किंतियान की नज़र उन पर पड़ी और उसने गहरी आवाज में कहा, अच्छा बच्चे, तुम इसे कैसे भी साबित करना चाहो, हम मान जाएंगे। वांग यानजू की आंखें लाल थीं और उसने बार बार सिर हिलाया। झांग होंगलेई और झांग नियांचेन ने भी तेजी से सिर हिलाया, जैसे मुर्गियां चावल चोंच मार रही हों। किंतियान की नज़र उन तीनों पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, मैं किसी से तुम्हारे लिए रात का खाना भिजवा दूंगा। रात के खाने के बाद तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए। हम कल सुबह सबसे पहले निकलेंगे। ठीक है। किंतियान यूचुन आंगन से निकला और बटलर वांग से झांग परिवार के लिए रात के खाने का इंतजाम करने को कहा। फिर वह डू परिवार के साथ खाना खाने के लिए फूरुई आंगन लौट आया। खाने के बाद किंतियान ने सभी को बैठक कक्ष में इकट्ठा किया और डू परिवार को झांग परिवार के उनके रिश्ते को स्वीकार करने आने की बात बताई। किंतियान के बोलने के बाद डू परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि किंतियान की भी इतनी असाधारण पृष्ठभूमि होगी। डू तियानतियान को उसकी सगी मौसी द्वारा त्याग दिया जाना पहले से ही काफ़ी असाधारण था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किंतियान भी छोटी उम्र में ही अपने परिवार से अलग हो गया था। कुछ देर के लिए माहौल शांत रहा, फिर वेन लिजुन और अन्य लोगों ने किंतियान से उसके विचार पूछे। किंतियान ने झांग परिवार को कल पितृत्व परीक्षण के लिए जियांग शहर ले जाने की अपनी योजना बताई। सावधानी और सतर्कता बरतना अच्छा है। आगे बढ़ो, अपने रक्त संबंधों की पुष्टि के लिए चिकित्सा प्रमाण का उपयोग करो ताकि तुम बिना किसी संदेह के एक दूसरे को स्वीकार कर सको। डू जियानजुन ने धीरे से कहा। हम किन तियान ने सिर हिलाया। कुछ देर सभी से बातें की और उनसे कल घर पर डू तियानतियान और छोटी के रान का अच्छी तरह से ध्यान रखने को कहा। डू जियानजुन, डू जेंगटिंग और अन्य लोगों ने मूल रूप से केरान के तीसरे दिन के स्नान समारोह में भाग लेने के बाद हुआंगान काउंटी छोड़कर बीजिंग लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जबकि किंतियान की पृष्ठभूमि अभी भी अनिश्चित थी, उन्होंने हुआंगान काउंटी में 2 दिन और रुकने का फैसला किया। कम से कम वे पितृत्व परीक्षण के परिणाम आने और झांग परिवार की पहचान की पुष्टि होने तक इंतजार करेंगे, उसके बाद ही आगे कोई बातचीत करेंगे। अगले दिन किंतियान को झांग परिवार के तीनों सदस्यों को जियांग शहर ले जाना था और डू यानलिन उनके साथ था। इसके अलावा 2 अंगरक्षक भी साथ लाए गए थे। समूह 2 अलग अलग कारों में बैठा। जिस कार में किंतियान था उसे लू हुई चला रहा था और किंतियान दूसरी सीट पर बैठा था। पिछली सीट पर झांग परिवार के तीनों सदस्य बैठे थे। हुआंगान काउंटी से जियांग शहर तक कम से कम 2 घंटे लगेंगे और इस दौरान झांग होंगलेई, वांग यानजू और झांग नियांचेन कार में बातें करते रहे और किंतियान को झांग परिवार की स्थिति के बारे में बताते रहे। झांग परिवार जियांग शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एच प्रांत के जिंग शहर में रहता था। झांग होंगलेई ने जिंग शहर में एक होटल खोला और खानपान और आवास का व्यवसाय किया। वे बहुत अमीर परिवार नहीं थे, लेकिन आम लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में थे। हमारे परिवार में अब हम सिर्फ 4 लोग बचे हैं। तुम्हारे दादा दादी दोनों 2 साल पहले गुजर गए, बस अफसोस की बात है। जाने से पहले वे तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। झांग होंगलेई की आंखें लाल थीं और उसने भावुक होकर किंतियान से कहा, बेटी, ये सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद है कि हमें तुम मिले, जिससे हमें अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखने का मौका मिला। वांग यानजू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नए साल के बाद किंतियान 2 बार अखबार में छपा था। एक बार उस दिन जब तियानशिंग ऑटोमोबाइल सार्वजनिक हुआ था। दूसरी बार जब उसने जियांग सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम में डू तियानतियान के लिए एक फैशन शो आयोजित किया था। पत्रकारों ने तस्वीरें ली और उन दोनों घटनाओं को रिकॉर्ड किया। किंतियान को उम्मीद नहीं थी कि अखबार देखने के बाद झांग परिवार उसे ढूंढ लेगा। उसका रूप रंग वाकई झांग होंगलेई से काफ़ी मिलता जुलता था। अगर किंतियान किन झेंगबुओ से सिर्फ 2-3 हिस्से ही मिलता जुलता था, तो वह झांग होंगलेई से 6-7 हिस्से ही मिलता जुलता था। कोई आश्चर्य नहीं कि अखबार में उसका चेहरा देखते ही झांग परिवार उसे ढूंढने दौड़ पड़ा। भाई, पापा और मम्मी हमेशा तुम्हें बहुत याद करते थे और अब जब हम तुम्हें ढूंढ ही लाए हैं तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। झांग नियांचेन, झांग होंगलेई और वांग यानजू के बीच बैठी थी और इसी दौरान वह आगे की सीट के पीछे झुककर किंतियान से बात करने लगी। उसकी आवाज़ खुशी से भरी हुई थी।
उनकी बातें सुनकर किन के दिल में एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। हालांकि 70% जानकारी यह साबित कर सकती थी कि झांग परिवार ही उसका परिवार है, लेकिन किन के दिल में अभी भी अनिश्चितता और संदेह था। उसने सोचा कि शायद पितृत्व परीक्षण के परिणाम आने के बाद ही उसके संदेह पूरी तरह से दूर हो पाएंगे। रास्ते में किन चुपचाप झांग परिवार की बातें सुनता रहा और 2 घंटे जल्दी बीत गए। 10:30 बजे समूह जियांग सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंचा। डू परिवार ने फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के साथ पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए उनके पहुंचते ही निदेशक ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया और उनके साथ गए। चूंकि फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल में पितृत्व परीक्षण तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए निदेशक उन्हें जियांग सिटी पितृत्व परीक्षण अनुसंधान संस्थान ले गए। ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ और जियांग सिटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के सहयोग से स्थापित एक अनुसंधान प्रयोगशाला थी। पितृत्व परीक्षण संस्थान की स्थापना पिछले साल ही हुई थी और अब इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। परीक्षण परिणामों की सटीकता लगभग 90% तक पहुंच गई है। पितृत्व परीक्षण संस्थान के प्रमुख लिन शियाओ सभी को प्रयोगशाला में ले गए और कर्मचारियों द्वारा किन और झांग होंगलेई के रक्त के नमूने जांच के लिए लेने की व्यवस्था की। अधिक सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए किन को 2 अलग अलग पितृत्व परीक्षण करवाने थे, एक झांग होंगलेई के साथ और दूसरा वांग यानजू के साथ, ताकि उनके रक्त संबंध की पुष्टि हो सके। कर्मचारियों के साथ नमूने एकत्र करने में सहयोग करने के बाद किन और अन्य लोग आराम करने के लिए बैठ गए। सफ़ेद लैब कोट पहने लिन जियाओ सबके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, नमूने इकट्ठा कर लिए गए हैं और जांच में कुछ समय लगेगा। सभी लोग वापस जाकर सूचना का इंतजार कर सकते हैं। कितना समय लगेगा? किन ने पूछा। वह जानते थे कि इस दौर में चिकित्सा तकनीक अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, इसलिए भले ही उन्हें चिंता हो, उन्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। इसमें लगभग 7 से 10 दिन लगेंगे। आप अपनी संपर्क जानकारी छोड़ सकते हैं और परिणाम आने पर मैं आपको सूचित कर दूंगा। लिन जियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, धन्यवाद निदेशक लिन। किन ने सिर हिलाया। उन्होंने फुयुआन का फ़ोन नंबर छोड़ा, लिन जियाओ को कुछ निर्देश दिए और फिर सबके साथ चले गए। दोपहर के लगभग बज चुके थे जब वे जियांग सिटी पितृत्व परीक्षण संस्थान से बाहर निकले। किन ने एक पल सोचा और लू हुई से कहा कि वह आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढकर सबको खाना खिलाए। आखिरकार झांग परिवार के अलावा डू यानलिन और फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के निदेशक भी उनके साथ थे। दोपहर का समय था, इसलिए वे सभी को भूखा नहीं छोड़ सकते थे। लू हुई ने पास में ही शिनचैंग रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट ढूंढा और एक निजी कमरा बुक कर लिया। सबकी राय जानने के बाद किन ने 1 दर्जन से ज्यादा व्यंजन ऑर्डर किए और कुछ ही देर में सभी व्यंजन परोस दिए गए। खाने के दौरान झांग होंगलेई और बाकी लोग किन के प्रति स्नेह और गर्मजोशी से पेश आए और तीनों उसके कटोरे में खाना डालते रहे। किन ने कहा, तुम सब खाओ, मेरे कटोरे में खाना मत डालना, मैं खुद चुन लूंगा जो मुझे खाना है। उसे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था कि झांग परिवार उसके रिश्तेदार हैं और किन को उस समय उनसे बहुत अजनबीपन महसूस हो रहा था। अजनबियों द्वारा उसके कटोरे में खाना डालने से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ठीक है, वांग यानजू ने आह भरी, उसकी आंखें लाल हो गईं। किसने सोचा था कि हम इतने सालों तक अलग रहेंगे? हमें नहीं पता कि तुम इतने सालों से क्या क्या झेल रहे हो, हमें तुम्हारी खान पान की पसंद भी नहीं पता। किन ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और चुप रहा। उसकी खामोशी देखकर झांग होंगलेई ने झट से वांग यानजू का हाथ थपथपाया और कहा, बच्चे पर ज्यादा जोर मत डालो। आखिरकार हम इतने सालों से अलग रह रहे हैं, हमें एक दूसरे को फिर से जानने के लिए समय चाहिए। वांग यानजू ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और जल्दी से सिर हिला दिया। दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। समूह ने फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के निदेशक को विदाई दी और हुआंगान काउंटी लौटने की तैयारी की। कार में बैठने से पहले किन ने झांग परिवार से उनकी राय पूछी। पितृत्व परीक्षण के नतीजे अभी नहीं आए हैं, क्या आप इस दौरान जिंग सिटी लौटने की योजना बना रहे हैं या यहीं हुआंगान काउंटी में रहेंगे? झांग होंगलेई और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक खामोश बातचीत के बाद झांग होंगलेई बोला, मैं जिंग सिटी के काम से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा और कुछ दिनों में वापस आऊंगा। जहां तक तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बात है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ बड़े भाई के साथ रहना चाहता हूँ। वांग यानजू और झांग नियांचेन जल्दी से बोल पड़े। उनकी बातें सुनकर झांग होंगलेई ने किन की ओर देखा और उसकी राय पूछी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। किन ने सिर हिलाया। वांग यानजू और झांग नियांचेन के चेहरे तुरंत खुशी से चमक उठे। मैं तुम्हें जिंग सिटी वापस ले जाने के लिए किसी का इंतजाम कर दूंगा। फिर किन ने झांग होंगलेई से कहा। झांग होंगलेई हैरान और खुश दोनों थे और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है। किन ने उनकी तरफ 2 बार देखा, फिर लू हुई को सड़क के किनारे ले गए।
हुई गे, कृपया झांग होंगलेई को जिंग सिटी ले चलो और वहां रहते हुए झांग परिवार की पिछले कुछ वर्षों की गतिविधियों और पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करो। किन तियान ने अपनी आवाज़ धीमी की और लू हुई को निर्देश दिया। लू हुई ने उनकी बात सुनी, एक पल के लिए रुके, फिर जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, मैं लौटने से पहले पूरी जांच करूंगा। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। किन तियान ने हाथ बढ़ाकर उनके कंधे पर थपथपाया। समूह दो हिस्सों में बढ़ गया। लू हुई ने झांग होंगलेई को वापस जिंग सिटी भेज दिया, जबकि किन तियान, दू यानलिन, वांग यानजू और झांग नियांचैन हुआंगान काउंटी लौट आए। फुयुआन वापस आकर किन तियान ने वांग यानजू और झांग नियांचैन को यूचुनांगन में फिर से व्यवस्थित किया। बस इस बार उसने उनकी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई। वांग यानजू और झांग नियांचैन को पता था कि किन तियान की बेटी का जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ है और उन्होंने दू तियान और बच्ची से मिलने की इच्छा जताई। किन तियान ने इस बारे में सोचा और मना नहीं किया। उसने पहले दू तियान से बात की और उसकी सहमति लेने के बाद वह वांग यानजू और झांग नियांचैन को मुख्य शयन कक्ष में ले आया। इस समय दू तियान छोटी के रान को गोद में लिए हुए हेडबोर्ड पर झुकी हुई थी। वांग यानजू और झांग नियांचैन के अंदर आते ही उनकी नज़र दू तियान पर पड़ी। हालांकि उसने अभी 3-4 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। दू तियान के गाल गुलाबी थे और वह बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी त्वचा नाजुक और गोरी थी, उसके नैन नक्श खूबसूरत थे और उसका व्यवहार सौम्य और नेक था। इस समय उसकी आंखें टेढ़ी थीं और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान थी। वांग यानजू और झांग नियांचैन औरतें होने के नाते खुद को दूसरी नज़र से देखे बिना नहीं रह सकीं। तुम किन तियान की पत्नी हो, तियान है ना? वांग यानजू मुस्कुराई और दू तियान का अभिवादन करने आगे बढ़ी। मैं किन तियान की जैविक माँ हूँ, लेकिन इस बच्चे ने अभी तक हमें पहचाना नहीं है। तियान तुम मुझे पहले आंटी कह सकती हो। दू तियान सोच रही थी कि उसे कैसे बुलाए, और वांग यानजू की बात सुनकर उसने झट से पुकारा, आंटी। नमस्ते भाभी, मैं भाई की जैविक बहन हूँ, मेरा नाम झांग नियांचैन है। झांग नियांचैन ने अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए दू तियान की और हाथ हिलाया। नमस्ते नियांचैन छोटी बहन। दू तियान उसे देखकर मुस्कुराए। वांग यानजू की नज़र नन्ही के रान पर पड़ी जो उसकी गोद में थी, कोमलता से भरी हुई। ये के रान ही होगी, तुम्हारी और किन तियान की बेटी। कितनी प्यारी है, इसकी आंखें और मुंह तुम्हारे जैसे हैं और इसकी नाक और भौहें किन तियान जैसी हैं। मानो कुछ याद आ गया हो। वांग यानजू ने अपनी जेब से पैसों का एक बंडल निकाला और उसे दू तियान के हाथ में रख दिया। अच्छा, ये पैसे ले लो। दू तियान ने तुरंत मना कर दिया। चूंकि किन तियान ने अभी तक इस रिश्तेदार को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वांग यानजू ने उसका हाथ दबाया, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ले लो तियान। हमने पिछले सालों में माता पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं। हमने किन तियान को वयस्क होने तक नहीं पाला है और हमारा झांग परिवार उसका बहुत बड़ा ऋणी है। जब हम इस बार अपने रिश्तेदारों को स्वीकार करने आए थे तो हमें नहीं पता था कि तुम्हारी एक बेटी है और हमने पहले से तैयारी नहीं की थी। ये पैसे ले लो और जो चाहो खरीद लो। उसकी बातें सुनकर दू तियान की नज़र अनजाने में किन तियान पर पड़ी। किन तियान ने उसकी तरफ धीरे से सिर हिलाया। तभी दू तियान ने पैसे स्वीकार किए। ठीक है, तो मैं ले लूँगा। शुक्रिया आंटी। वांग यानजू ने उसे पैसे लेते देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। विनम्र मत बनो, यही तो हमें करना चाहिए। दू तियानजू ने मन ही मन सोचा, अगर किन तियान ने झांग परिवार को स्वीकार कर लिया तो वांग यानजू भविष्य में उसकी सास होंगी और झांग नियांचैन उसकी नंद। यह एहसास अभी भी बहुत अजीब था। वांग यानजू ज्यादा देर नहीं रुकी। उन्होंने दू तियानजू से कुछ देर बातें की, केरान के साथ थोड़ी देर खेली और फिर होश में उठकर जाने लगी। तियान ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है, उसे अच्छी तरह आराम करना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। किन तियान ने सिर हिलाया और उन्होंने वांग यानजू और झांग नियांचैन को कमरे से बाहर जाते देखा। वांग यानजू और झांग नियांचैन यूचुनांगन में वापस चले गए। किन तियान के झांग परिवार को स्वीकार करने से पहले उन्हें फुयुआन में खुलेआम घूमना उचित नहीं लगा। पतिदेव, पितृत्व परीक्षण के परिणाम कब आएंगे? दू तियान ने किन तियान को बाहर से वापस आते देखा और धीरे से पूछा। परिणाम 10 दिनों के भीतर आ जाएंगे। किन तियान बिस्तर के पास बैठ गया और दू तियान को लेटने में मदद की। दू तियान ने सिर हिलाया और किन तियान का हाथ थाम लिया। वह जानती थी कि ये 10 दिन किन तियान के लिए निश्चित रूप से ज्यादा चिंताजनक और बेचैनी भरे होंगे। चाहे कोई भी हो, ऐसी स्थिति का सामना करते समय पर्याप्त रूप से विवेकशील और शांत रहना असंभव होगा। रात के खाने के दौरान दू जियानजुन, दू झेंगटिंग और दू यानशू ने हुआंगान काउंटी छोड़कर जियांग शहर लौटने का विचार रखा। वे सभी बीजिंग सेना में महत्वपूर्ण पदों पर थे और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते थे। पितृत्व परीक्षण के परिणाम आने में कुछ समय लगेगा।
वे यूं ही इंतजार नहीं कर सकते थे। किन ने समझदारी दिखाई और कल उन्हें विदा करने के लिए किसी का इंतजाम कर दिया। डू परिवार के बाकी सदस्य बीजिंग लौट गए, जबकि वेन लिजुन डू तियान की देखभाल के लिए उसके प्रसव के दौरान वहीं रुक गए। सबकी बातचीत खत्म होने के बाद वेन लिजुन ने किन को एक तरफ बुलाया और कहा, किन, मुझे परवाह नहीं कि झांग परिवार तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं या नहीं, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तियान को कोई तकलीफ न हो। वेन लिजुन ने इस मुद्दे पर पहले भी सोचा था। किन की मां का निधन जल्दी हो गया था, इसलिए डू तियान का उनसे विवाह करने से सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब अचानक से कुछ लोग जो खुद को किन के जैविक माता पिता बताते हैं, सामने आ गए, जिससे न सिर्फ एक सास बल्कि एक नंद भी जुड़ गई। इस परिवार के चरित्र से सभी अभी भी अनजान थे। वेन लिजुन को यह भी चिंता थी कि झांग परिवार के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा और वे डू तियान और किन के लिए मुसीबत बनेंगे। माँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किन ने उसे गंभीरता से जवाब दिया। भले ही वे सचमुच मेरे जैविक माता पिता हों, वे मेरे और तियान के जीवन पर हुक्म नहीं चला सकते। तियान मेरी पत्नी है, वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान है और मैं किसी को भी उसे धमकाने या नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। किन की बातें सुनकर वेन लिजुन को राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है किन, मुझे तुम पर विश्वास है। अगले दिन किन ने डू जियानजुन और उसके साथियों को जियांग सिटी रेलवे स्टेशन भेजने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया। डू परिवार के जाने के बाद उसने घर पर डू तियान और नन्ही के रान की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। नौसिखिए पिता थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन सौभाग्य से वेन लिजुन और कई आयाओं की मदद से किन जल्दी ही एक पिता की भूमिका में पूरी तरह ढल गए। अगले कुछ दिनों में वांग यानजू और झांग नियांचेन फुयुआन में ही रहे। वे दिन में डू तियान से मिलने जाते, नन्ही के रान को गोद में लिए और किन और डू तियान से बातें करते। बाकी समय वे यूचुन आंगन में ही रहते और शायद ही कभी बाहर घूमने जाते। आखिरकार उस समय उनकी पहचान अभी भी काफी अजीब थी। पितृत्व परीक्षण के परिणाम अभी तक नहीं आए थे और किन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। एक हफ्ता चुपचाप बीत गया। इन दिनों नन्ही के रान हर दिन बदलती रही, उसका छोटा सा चेहरा गोल होता गया और वह और भी गोरी और नाजुक हो गई। वह अपने जन्म के समय से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब वह सो नहीं रही होती तो वेन लिजुन उसे गोद में लिए रहता, उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता और उसे बहुत प्यार करता। डू तियान और किन ने बच्चे को उतना नहीं पकड़ा जितना उसने, क्योंकि उसे बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। डू तियान का शरीर बहुत अच्छी तरह ठीक हो गया। वह बिस्तर से उठकर आराम से चलने फिरने में सक्षम हो गई थी, लेकिन प्रसव के बाद वह जोरदार व्यायाम नहीं कर सकती थी और ज़रूरत से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। किन उसे अब भी ज़्यादा बार लिटाता था। कभी कभी जब वह सचमुच ऊब जाती थी तो वह डू तियान के साथ शतरंज खेलता और उसे कपड़ों के डिज़ाइन के लोकप्रिय फैशन तत्वों और रुझानों के बारे में बताता। चूंकि वह ऐसा काम नहीं कर सकती थी जिससे उसकी आंखों और दिमाग पर जोर पड़ता हो, इसलिए किन ने उसे कुछ समय के लिए डिज़ाइन के ड्राफ्ट नहीं बनाने दिए। हालांकि डू तियान काम करने के लिए उत्सुक थी, वह ये भी जानती थी कि एक स्वस्थ शरीर ही क्रांति की नींव है और भविष्य में काम के लिए खुद को और बेहतर ढंग से समर्पित करने के लिए उसे अपना अच्छा ध्यान रखना होगा। इसलिए प्रसव के दौरान उसने किन की बनाई योजना के अनुसार आराम किया और स्वस्थ हुई। और किन और अन्य लोगों की बेचैनी भरी प्रतीक्षा के बीच आखिरकार 9वें दिन पितृत्व परीक्षण के परिणाम आ गए। लिनजियो का फोन आते ही किन का दिल थोड़ा घबरा गया। ये पितृत्व परीक्षण साबित करेगा कि क्या वह झांग परिवार का बच्चा है जो कई सालों से लापता है। पितृत्व परीक्षण के नतीजे आने के बाद किन ने वांग यानजू और झांग नियांचेन को बताने में जल्दबाजी नहीं की। वह खुद परीक्षा परिणाम लेने के लिए जियांग सिटी गए। जियांग सिटी में पितृत्व परीक्षण संस्थान पहुंचने पर किन ने लिनजियो को फिर से देखा। लिनजियो ने उन्हें 2 परीक्षण रिपोर्ट सौंपी। किन ने एक गहरी सांस ली, फिर क्राफ्ट पेपर बैग से परीक्षण रिपोर्ट निकाली। 2 परीक्षण रिपोर्ट पढ़ने के बाद उनका दिमाग खाली हो गया और वे वहीं जड़वत खड़े रहे। झांग होंगलेई के साथ उनकी डीएनए समानता 99.6% तक पहुंच गई और वांग यानजू के साथ उनकी डीएनए समानता 99.8% तक पहुंच गई। श्री किन, आप झांग होंगलेई और वांग यानजू द्वारा दिए गए नमूनों के आधार पर परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि झांग होंगलेई के साथ आपका पिता पुत्र का रिश्ता है और वांग यानजू के साथ मां पुत्र का। लिन जियाओ ने अपनी नाक पर लगे काले फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर उठाया और किन से कहा। किन का मन इस समय थोड़ा उलझन में था। सच कहूं तो किन के लिए अचानक ये स्वीकार करना मुश्किल था कि झांग होंगलेई और वांग यानजू उसके जैविक माता पिता थे। लिन जियाओ की बातें सुनकर उसने अपने मन के अराजक विचारों को दबा दिया और लिन जियाओ को धन्यवाद दिया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद निदेशक लिन, धन्यवाद। आपका स्वागत है, ये हमारी विशेष शोध तकनीक है और आपकी मदद कर पाने पर हमें गर्व है।
लिन जियाओ मुस्कुराया और हाथ हिलाया। परीक्षण के परिणाम पकड़े हुए किंतियान एक उलझन भरी भावना के साथ पितृत्व परीक्षण संस्थान से बाहर चला गया। सड़क किनारे खड़े होकर वह राहत की लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछले कुछ दिनों की आशंका और बेचैनी दूर हो गई। उसका शरीर आखिरकार शांत हो गया, लेकिन किंतियान के सामने ये नतीजे देखकर उसे कोई खुशी या उत्साह महसूस नहीं हुआ। अपने जैविक माता पिता और रिश्तेदारों को पाकर उसे हकीकत में खुश होना चाहिए था, लेकिन किंतियान खुश नहीं हो सका। वह खुद इस भावना की जड़ को समझ नहीं पाया। सिर हिलाते हुए किंतियान ने इस पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चला रहे लू हुई से बोला, चलो हम फुयुआन लौट रहे हैं। वापस आते हुए किंतियान कार की खिड़की से टिका हुआ बाहर के नज़ारे को एकटक देखता रहा। उसने लू हुई को झांग परिवार की जांच पड़ताल के लिए जिंग शहर भेजा था और जो जानकारी मिली वह झांग परिवार द्वारा बताई गई जानकारी से काफ़ी मिलती जुलती थी। झांग परिवार खानपान और आवास के व्यवसाय में था और उनके होटल का नाम यूचेन होटल था। इस नाम का अर्थ साफ तौर पर झांग चेन को आशीर्वाद देना था। लू हुई ने किंतियान को बताया कि उसने सुना था कि झांग परिवार इतने सालों से अपने बच्चे की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। किंतियान को यह जानकर थोड़ा दुख हुआ कि झांग परिवार इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था। आखिरकार उसने उस समय दूतियानतियान की भावनाओं को समझा। पता चला कि इतने सालों बाद अपने जैविक माता पिता से मिलना कितना जटिल एहसास था। किंतियान को झांग होंगलेई और वांग यानजू से कोई नाराजगी नहीं थी कि उन्होंने उसे खो दिया। आखिरकार वे दोनों उस समय भूख से बेहोश हो गए थे, तो वे एक बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते थे। फुयुआन लौटने पर किंतियान सबसे पहले मास्टर बेडरूम में गया और दूतियानतियान को पितृत्व परीक्षण के परिणाम बताए। उसकी बातें सुनने के बाद दूतियानतियान ने आगे बढ़कर किंतियान को गले लगा लिया और चुपचाप उसकी भावनाओं को शांत किया। पति, अब जब परीक्षण के परिणाम आ गए हैं तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? हाँ, किंतियान ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। हालांकि उन्होंने मुझे उस समय खो दिया था, ये जानबूझकर नहीं था, और वे इतने सालों से मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे उन्हें न बताने का कोई कारण नहीं सूझ रहा। झांग परिवार इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था और उसका पता लगाना आसान नहीं था। अगर किंतियान अपने जैविक माता पिता को भी नहीं पहचानता तो क्या ये बहुत बेरहमी नहीं होगी? दूतियानतियान ने सिर हिलाया। उसकी नज़रें कोमल और दृढ़ थीं। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। किंतियान ने उसकी बाहों में अपना सिर छिपा लिया, उसकी मीठी खुशबू को सूंघा और उसका बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। दूतियानतियान से बात करने के बाद किंतियान को काफ़ी सुकून मिला। उसने सबसे पहले झांग होंगलेई को पितृत्व परीक्षण के नतीजे बताने के लिए फ़ोन किया। झांग होंगलेई ने यह सुनकर बहुत खुशी हुई। फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी ज़ोरदार हंसी किंतियान के कानों तक पहुंची। वाह 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 किंतियान, मैं कल तुम्हें ढूंढने आऊँगा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। वह इतना उत्साहित था कि उसे साफ साफ बोलने में दिक्कत हो रही थी। किंतियान के दिल में एक गर्मजोशी उमड़ पड़ी और उसने धीरे से कहा, जल्दी मत करो, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए बुला लूँगा। ठीक है, तो मैं घर पर इंतज़ार करता हूँ। झांग होंगलेई ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। कुछ देर उससे बात करने के बाद किंतियान ने फ़ोन रख दिया। वह यूचुन आंगन में चला गया। आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसके दिल में एक जटिल भावना उमड़ पड़ी। आंगन में रहने वाले लोग उसकी जैविक माँ और जैविक छोटी बहन थीं। ये सोचकर कि भविष्य में उसके कई करीबी रिश्तेदार होंगे, किंतियान के दिल में अभी भी एक लालसा जाग रही थी। 2 जन्मों से उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिला था। क्या अब उसके जन्म का रहस्य सुलझ गया है? यह उसके लिए स्वर्ग का बदला है। आंगन में कदम रखते ही किंतियान ने वांग यानजू और झांग नियांचन को आंगन में बैठे बातें करते देखा। माँ बेटी का हंसते बोलते दृश्य बहुत ही हृदयस्पर्शी था। किंतियान के कदमों की आहट सुनकर दोनों ने उसकी ओर देखा। ये देखकर कि यह किंतियान है, दोनों एक साथ उठकर उससे मिलने आ गईं। भैया, क्या जांच के नतीजे आ गए हैं? कैसे हैं? झांग नियांचन ने उत्सुकता भरी आंखों से किंतियान को देखा। वांग यानजू के चेहरे पर भी यही भाव थे। अनजाने में किंतियान के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने धीरे से दोनों की ओर सिर हिलाया। हाँ, पितृत्व जांच के नतीजे बताते हैं कि हम एक ही वंश के रिश्तेदार हैं। वाह, ये बहुत अच्छा है। आखिरकार मुझे मेरा सगा भाई मिल गया। झांग नियांचन खुशी से उछल पड़ी। वांग यानजू की आंखें लाल थीं और आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर किंतियान को गले लगा लिया और सिसकने लगी। इस तरह गले लगने की किंतियान को आदत नहीं थी, लेकिन उसके भावुक रूप को देखकर किंतियान ने फिर भी हाथ बढ़ाकर उसकी पीठ थपथपाए। जब वांग यानजू काफ़ी रो चुकी तो उसने किंतियान को छोड़ा, उसके चेहरे के आंसू पोंछे और किंतियान से कहा, बेटा, क्या मैं सुन सकती हूँ कि तुम मुझे माँ कह रहे हो? ये सुनकर किंतियान के दिल में एक बेकाबू सी भावना उमड़ पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे धीरे से माँ कहा।
वांग यानजू के आंसू एक बार फिर बेकाबू होकर बहने लगे, लेकिन इस बार उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। यह अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। बेटा, माँ ने आखिरकार तुम्हें वापस पा लिया। किन तियान को देखकर, जो उससे एक सिर से भी ज्यादा लंबा था, उसकी आंखों में एक प्यार भरी नजर थी। शाम, झांग होंगलेई के आने के बाद किन तियान उनके साथ रात के खाने पर गया। खाने की मेज पर झांग परिवार के सभी सदस्य खुशी से झूम रहे थे और लगातार किन तियान और दू तियान को खाना परोस रहे थे। वेन लिजुन ने किनारे से देखा और महसूस किया कि झांग परिवार के सदस्यों के साथ घुलना मिलना आसान होगा, जिससे आखिरकार उसका मन शांत हो गया। दू तियान, जो अभी भी एकांतवास में थी, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी। कुछ देर सबके साथ खाना खाने के बाद किन तियान ने उसे कमरे में वापस लाने में मदद की। दू तियान के लिए किन तियान की इतनी देखभाल देखकर वांग यानजू ने हंसते हुए कहा, किन तियान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। जब मैं उस समय एकांतवास में थी तब भी वह उतना ही विचारशील था। ये सब हमारी गलती है। अगर हमने उस समय किन तियान को नहीं खोया होता तो कितना अच्छा होता अगर यह बच्चा हमारे बगल में बड़ा होता। वांग यानजू बोलते हुए वह अपने आंसू पोंछे बिना नहीं रह सकी। अब जब तुम्हारा परिवार फिर से मिल गया है तो यह अच्छी बात है। अब उन दुखद बातों के बारे में मत सोचो। वेन लिजुन ने किनारे से सलाह दी। ये सही है, मेरे ससुर सही कह रहे हैं, चलो अतीत की बात नहीं करते। झांग होंगलेई ने भी जल्दी से कहा, ऐसे खुशी के दिन हमें खुश होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगी। अब जब मैंने अपने जैविक बेटे को पहचान लिया है तो मैं खुश हूं। वांग यानजू ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और एक मुस्कान फिर से उभर आए। रात के खाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। वांग यानजू ने नन्ही के रान को गोद में लिया और किन तियान से पूछा, किन तियान, अब जब तुमने हमें पहचान लिया है तो क्या तुम हमारे घर वापस जाकर देखना चाहोगी? और अपना नाम, क्या तुम उसे वापस बदलना चाहोगी? उसके इतना कहते ही बैठक में सन्नाटा छा गया और सबने किन तियान की तरफ देखा। किन तियान थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, तियान के प्रसव काल समाप्त होने के बाद मैं उसे और केरान को घर ले जाऊंगा। जहां तक नाम बदलने की बात है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे अभी झांग चेन नाम की आदत नहीं पड़ रही है और मेरे नाम से अभी कई कंपनियां हैं और नाम बदलने में कई चीजें शामिल हैं। उसकी यह बात सुनकर झांग होंगलेई और वांग यानजू थोड़े निराश हुए, लेकिन दोनों ने कहा कि वे समझ गए हैं। यह देखकर कि उन्होंने उससे जबरदस्ती नाम बदलने का आग्रह नहीं किया, किन तियान ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि झांग चेन नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो हम तियान के एकांतवास पूरा होने तक इंतजार करेंगे। घर आकर तुम हमारे पुराने झांग परिवार के सभी रिश्तेदारों से मिल सकते हो। झांग होंगलेई ने खुशी से कहा। हम, किन तियान ने सिर हिलाया। सभी ने सोफे पर कुछ देर बातें की और किन तियान ने झांग परिवार के बारे में भी जाना। झांग होंगलेई एक होटल व्यवसाय चलाती हैं, वांग यानजू एक गृहिणी है और झांग नियानचैन वर्तमान में जंग सिटी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। बातचीत के माध्यम से उन्होंने एक दूसरे के बारे में अपनी समझ बढ़ाई। ये जानने के बाद कि किन तियान वर्तमान में कई कंपनियों की मालिक हैं, झांग होंगलेई और वांग यानजू के चेहरे राहत और गर्व से भर गए। बेटा, तुम वाकई अद्भुत हो। पिताजी को तुम पर गर्व है। किन तियान ने झांग होंगलेई के चेहरे को देखा, जो प्रशंसा भरी मुस्कान से भरा था, और उसके दिल में एक जटिल भावना पैदा हुई। छोटी उम्र से ही वह होशियार, समझदार और शिष्ट था। वह हमेशा किन जेंगबुओ का स्नेह पाना और उनकी प्रशंसा सुनना चाहता था। लेकिन किन जेंगबुओ ने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की थी। भले ही उसने किन फैंग से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे और भले ही किन तियान ने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की थी, फिर भी किन जेंगबुओ पक्षपाती था। अतीत में किन तियान को शायद ये समझ नहीं आया होगा कि किन जेंगबुओ उनके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों करता था। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह किन जेंगबुओ का जैविक पुत्र नहीं था। तो यही सच था। बस अब जब उसे आसानी से प्रशंसा मिल जाती थी तो किन तियान की मनस्थिति बचपन से अलग थी। अब वह बचपन की तरह दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए बेताब नहीं रहता था, क्योंकि अब वह सचमुच अपने लिए जी रहा था। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद ये देखकर कि देर हो रही है, सभी आराम करने चले गए। झांग होंगलेई और बाकी लोग अभी भी यूचुन आंगन में रहते थे। किन तियान ने नहा धोकर शयन कक्ष में वापस आकर देखा कि दू तियान और उसकी बेटी पहले ही सो चुकी थीं। उसने अपनी हरकतें धीमी कर दीं। बिस्तर के पास आकर उसने माँ और बेटी को गहरी नींद में सोते देखा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पत्नी और बेटी के साथ और अब अपने जैविक माता पिता को पहचानकर किन तियान असाधारण रूप से संतुष्ट महसूस कर रहा था। दू तियान के बगल में लेटकर किन तियान ने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया।
रात में वह 2 बार नन्ही के रान के डायपर बदलने के लिए उठा और दूतियानतियान ने एक बार अपनी बेटी को दूध पिलाया। नन्ही के रान अपेक्षाकृत अच्छी व्यवहार वाली थी और बिना वजह रोती या चिड़चिड़ी नहीं होती थी, इसलिए किंतियान और दूतियानतियान के लिए उसकी देखभाल करना आसान था। अगले कुछ समय तक किंतियान अपने परिवार के साथ फुयुआन में रहा और दूतियानतियान और नन्ही के रान की देखभाल की। उसकी दोनों माताओं वेनलिजुन और वांग यानजू की मदद से दूतियानतियान ने प्रसव काल काफी आराम से बिताया। नन्ही के रान दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और उसकी त्वचा और भी कोमल और मुलायम होती जा रही थी। वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और लोगों को देखकर मुस्कुरा भी देती थी। एक शिशु की मुस्कान बहुत ही मासूम और प्यारी होती है, खासकर मनमोहक। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण झांग न्यानचैन वांग यानजू के साथ फुयुआन में रुका रहा ताकि किंतियान के साथ घुल मिल सके और दूतियानतियान की देखभाल कर सके। झांग होंगली अभी भी व्यवसाय में व्यस्त थे, इसलिए हाल ही में अक्सर आना जाना करते रहे और अपना आधा समय फुयुआन में और आधा समय जिंग सिटी में काम के सिलसिले में बिताते रहे। उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए किंतियान ने उनके लिए एक तियानशिंग S2 का इंतजाम किया और उन्हें एक ड्राइवर भी मुहैया कराया। झांग होंगली बहुत खुश थे और एक आज्ञाकारी संतान के रूप में किंतियान की प्रशंसा करते रहे। बेशक जब किंतियान दूतियानतियान और नन्हे के रान की देखभाल कर रहा था और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था, तब भी वह काम को नहीं भूला। उन्होंने अपने खाली समय में कई कारों के ब्लूप्रिंट बनाए और डोंगफेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ सहयोग को भी एजेंडे में रखा। वर्तमान में डोंगफेंग ग्रुप ने प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण शुरू कर दिया है और अनुमान है कि जल्द ही किंतियान द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न कार डिजाइन ब्लूप्रिंट बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रवेश कर सकेंगे। रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री के साथ सहयोग भी बहुत सुचारू रहा। वर्तमान में रोंगचेंग रेडियो फैक्ट्री ने जापान की माउंटेन गोट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर तियानशिंग इलेक्ट्रिक के साथ उपकरणों का उत्पादन करने के लिए सहयोग कर रही है। बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिए किंतियान ने विभिन्न विशिष्टताओं वाले टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के कई नए मॉडल जोड़े। इससे ग्राहकों के लिए चुनाव और खरीदारी को और भी सुविधाजनक बनाना था। आधा महीना जल्दी ही बीत गया। जल्द ही नन्ही के रान की पूर्णिमा आ गई। किंतियान अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, इसलिए पूर्णिमा भोज स्वाभाविक रूप से भव्य होना था। कई दिनों की तैयारी के बाद पूरा फुयुआन पूरी तरह से बदल गया। धरती पर एक परीलोक की तरह खूबसूरती से सजाया गया। 25 अगस्त 7वें चंद्र मास का 20वां दिन। इस दिन नन्ही के रान के लिए पूर्णिमा भोज का आयोजन किया गया था। दूतियानतियान ने अपना प्रसव काल पूरा कर लिया था और उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। इस समय वह गर्भावस्था से पहले की तुलना में काफी मोटी लग रही थी, लेकिन साथ ही ज्यादा कामुक भी और प्रसव से पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रैंग भी। इस समय उसने खुद डिजाइन की हुई हल्के बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और किंतियान के साथ उसने पूर्णिमा भोज में आए मेहमानों का स्वागत किया। धूप में उसकी त्वचा जेड की तरह सफेद चीनी मिट्टी की तरह चमक रही थी और बेदाग दिख रही थी। उसके नाजुक चेहरे पर उपयुक्त हल्का मेकअप था और बैंगनी रंग की पोशाक उसे मानव जगत की किसी परी जैसा बना रही थी। उसकी सुंदरता ने वहां मौजूद कई मेहमानों को कुछ हद तक चकित कर दिया। खासकर जिन लोगों ने दूतियानतियान को पहले देखा था, उन्हें हमेशा लगता था कि दूतियानतियान और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। पिछले साल जब उसने पहली बार किंतियान से शादी की थी, उसकी तुलना में वह पूरी तरह से बदल गई थी। सुबह करीब 10 बजे जब सभी मेहमान आ चुके थे, किंतियान नन्ही केरान को गोद में लिए दूतियानतियान के साथ भोज कक्ष के बीचों बीच चला आया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर मेरी बेटी किंकेरान के पूर्णिमा भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उपहारों और बधाइयों के लिए धन्यवाद। आज अपनी बेटी के लिए पूर्णिमा भोज के आयोजन के अलावा मैं सभी को एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ। किंतियान की निगाहें भीड़ पर घूम गईं और वह स्थिरता से बोला, अर्थात मुझे मेरे जैविक माता पिता मिल गए हैं।